ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये डिस्कस कर रहे थे कहीं ना कहीं अगर आप देखो इंटरनल सिक्योरिटी वाले कंपोनेंट से 20% का आ रहा है हर साल ऑलमोस्ट, एंड साइंस टेक से 16%, डिजास्टर मैनेजमेंट से 24% एंड इकोनॉमी में से 40%। एक चीज़ रियलाइज़ करोगे, इंटरनल सिक्योरिटी में से ना क्वेश्चन अगर आपने देखे हो कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन आते हैं हर साल। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, एक आधा साल बीच में छोड़ के। और भी टॉपिक्स जैसे टेररिज्म हो गया या इवन नक्सलिज्म हो गया, ये सारे टॉपिक्स रेपिटेड होते हैं। तो आपको ना फोकस ध्यान में रखना होगा कि किस चीज़ पर ज़्यादा टाइम दें। अब जैसे 1.5 महीना बचा है जिन लोगों के लिए मेंस जो लिख रहे हैं, आप लिख रहे हो ना मेंस इस बार, तो थोड़ा फोकस उस हिसाब से रखना कि जैसे साइंस टेक कई बार स्टार्ट कर लेते हैं ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है, उस तरह से अपने टाइम को ध्यान से देना है कि GS3 में अगर पढ़ रहे हैं तो किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कितना टाइम देना चाहिए गिवन द फैक्ट कि टाइम अगर हमारे पास कम है, ठीक है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंस, राइट। मतलब 100 से 125 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी का पोर्शन देखने को मिलेगा, तो इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है हर साल, ठीक है। सिलेबस हमने कुछ डिस्कस किया भी था लास्ट ईयर, पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कुछ सिलेबस हमने तब भी डिस्कस किया था। हाँ, तो ये कुछ सिलेबस है इसका, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो पहला कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है, दोनों में से क्या क्या फ़र्क होते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट का भी देखो मुद्दा अभी चल ही रहा है पूरे इंडिया में ओवरऑल, वैसे भी काफ़ी सालों से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। तो पहले इशू को हम डिस्कस करेंगे, लगभग 2-3 दिन लगाएंगे इसके ऊपर। पूरा थोड़ा आपको ना जो प्रीलिम्स में पढ़ा है आपने उसको थोड़ा एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना, जैसे इसमें से क्वेश्चन उस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और फिर इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, गवर्नमेंट बजटिंग, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर इसके अगला कंपोनेंट हो जाता है एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट। यहाँ से काफ़ी रेपिटेशन देखने को मिलती है एग्रीकल्चर वाले कंपोनेंट से, सिमिलर क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ इरीगेशन हो गया, माइक्रो इरीगेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, सब्सिडीज़ के ऊपर क्वेश्चन आने को देखने को मिलते हैं, फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो ये सारे ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में पार्ट हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, थीम रेपिटेशन, किस तरह से थीम्स रिपीट होती हैं। फूड प्रोसेसिंग के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सेम चीज़ आपको कहीं ना कहीं पढ़ते टाइम उन क्वेश्चन पे ध्यान से देना है, ठीक है। जिन्होंने पहले लेक्चर अटेंड किया था ये हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े थोड़े डिस्कस किए थे। तो डायरेक्टली सिलेबस की तरफ जंप करते हैं। देखो जब ना मेंस के अंदर ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं, मतलब अगर मान लो कोई GDP के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अगर GDP का प्रॉपर डेटा कोट कर दो तो बेटर रहेगा। तो मतलब फैक्ट इकोनॉमी में बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, एक तरह का इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना ज़रूरी है। तो मैंने ना कुछ क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ आपकी ये प्रारंभ जो बुकलेट आपको मिली है उसमें से मैंने लिए हैं, कुछ इकोनॉमिक सर्वे से लिए हैं, कुछ और जो सोर्सेज मतलब जितने भी इकोनॉमी के रिगार्डिंग सोर्सिंग हो सकते हैं, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें ली हैं। आई थिंक ये प्रारंभ से हैं, ठीक है। तो GDP आप मोटा मोटा इस तरह से इतना याद रखो कि ऑलमोस्ट हमारी $3 ट्रिलियन की इस टाइम इकोनॉमी चल रही है। हमारी GDP इस टाइम लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास है। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, $3 ट्रिलियन याद रख लो, दैट शुड बी मोर देन इनफ। उसके साथ ही लगभग 6th रैंक है हमारा नॉमिनल GDP में, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, 5th, 6th और 7th। आई होप नॉमिनल और रियल में फ़र्क क्या है ये पता होगा। देखो अभी मैं अगर नहीं होगा तो मेरे से बाहर डिस्कस कर लेना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं चाहता कि बाकी उनको पता होगा नॉमिनल और रियल। मतलब प्रीलिम्स में हम अच्छे से पढ़ते हैं नॉमिनल और रियल में क्या फ़र्क होता है, एक बार रिवाइज कर लेना अगर एक प्रीलिम्स वाला, वहाँ से कवर हो जाएगा। GDP, हाँ मतलब जैसे हाँ मतलब उसमें होता क्या है कि एक तो होता है PPP टर्म्स में, वहाँ पे इंडिया 3rd नंबर पे आता है, राइट। वो हाँ नॉमिनल और रियल में वो फ़र्क होता है। हाँ कौन सा होता है ये बता दो। नहीं कौन सा करंट पे होता है, कौन सा उस पे होता है, बेस ईयर पे। हाँ बिल्कुल, मतलब उसमें इन्फ्लेशन को काउंट में नहीं लिया जाता, दैट इज़ द पॉइंट। और GDP पर कैपिटा का अगर कहीं डेटा लिखना हो तो अप्रॉक्सीमेटली $2191 इंडिया की पर कैपिटा GDP है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस वजह से हम ना लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं, ठीक है। अगर देखना हो दिस इज़ व्हाट लोअर मिडिल इनकम कंट्री, तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि इंडिया इस पर्टिकुलर कैपिटा इनकम इतनी है, इस वजह से लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, राइट। कुछ और डेटा है, देखो ये पर्टिकुलर डेटा इकोनॉमी सर्वे में दिया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर हमारी इकोनॉमी 8 से 8.5% के बीच में ग्रो करेगी। पिछले साल 8.7% से ग्रो करी थी।
तो ये डेटा कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। तो ये सारा ना मतलब एक जगह पे मैंने आपको एक जगह पे ला के दे रहा हूँ ताकि इंश्योर किया जा पाए जहाँ पे जिसको जरूरत पड़ेगी, कल को मान लो एग्रीकल्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी डेटा आप यूज़ कर सकते हो कि एग्रीकल्चर इतने % से ग्रो हुआ था, आगे इतने % से होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि डेटा की एटलीस्ट आपको कमी ना रहे कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन बिल्कुल लिख रहे हो बट कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो ऑर्गेनाइज्ड वाला सेक्टर आपके GS1 में भी यूज हो सकता है, सोसाइटी वाले कंपोनेंट में भी। वहाँ पे गिग इकोनॉमी वाला लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2021 में, याद हो राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आपको उस चीज़ में कुछ डेटा लिखना हो, गिग इकोनॉमी भी डिस्कस करेंगे हम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है GS1 में, GS2 में भी आ सकता है, इनफैक्ट GS3 में भी आ ही सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा दे सकते हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है इंडिया में, हाँ 6% है, ठीक है ना, और 92% इनफॉर्मल सेक्टर में है। थोड़ा सा फर्क होता है ऑर्गेनाइज और फॉर्मल सेक्टर में। बहुत डिटेल में नहीं जाना, सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता होगा कि फॉर्मल और ऑर्गेनाइज में क्या फ़र्क होता है, पर हमें इतना काफ़ी है कि ऑर्गेनाइज में बस 6-7% है, बाकी सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये डेटा दे सकते हो। और देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यही डिसएडवांटेजेस हैं, इतने सारे लोग अगर हैं मतलब, और उनको अगर हम डिफरेंट बेनिफिट्स नहीं दे पा रहे तो वो इशू आ जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, ये डेटा लिखोगे, अदरवाइज बिना डेटा के लिखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इशूज़ हैं तो वो पॉइंट आपका इनवैलिड सा ही माना जाएगा कि कुछ भी आप ना जनरल चीज़ें लिख रहे हो। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा हेल्प करेंगे इन चीज़ों के रिगार्डिंग। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने स्नैपशॉट्स आपके लिए यहाँ पे ला के रख दिए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा डेटा है। फिस्कल डेफिसिट का देख लो, 9.2% था लास्ट ईयर। ये पूछा आप डाल सकते हो कहीं पे, स्पेशली फिस्कल डेफिसिट का डेटा कि इंडिया में किस तरह के फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर ये डेटा डेफिनेटली यूज़ हो सकता है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व वाला कंपोनेंट, ये फॉरेक्स रिजर्व भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले 1 साल में। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $600 से $600 बिलियन से भी ऊपर चला गया था, अब वापस से कम हो चुका है। ठीक है ना, अब डॉलर और रुपये का रेशो 180 चल रहा है, $1 = 80। तो RBI उसको टैकल करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है, इस वजह से ये अब 600 नहीं है, ये नीचे है, 500 समथिंग है अभी करेंटली। ठीक है, उसी तरह से ये प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ देख सकते हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख सकते हो, और सर्विसेज सेक्टर की ये देखो कोविड के टाइम पे कितना बुरे हाल थे हमारे। ठीक है, यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं अगले साल बट बेटर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये डेटा यूज़ हो सकता है। देखो MSME का क्वेश्चन आएगा आपके ऊपर, इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन आ सकता है, सर्विसेज का आ सकता है, तो वहाँ पर ये डेटा डालना है। ठीक है, वहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा डेटा आपको जब उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे एक जगह पे डेटा आ गया तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी बस एग्जाम में ये चीज़ें लिखने में। ठीक है, कुछ फीचर्स थे कि हमारी इकोनॉमी के क्या फीचर्स हैं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन की, मतलब कुछ फीचर्स बताओ, आप भी कुछ बता सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, पर ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड। क्यों है एग्रीकल्चर बेस्ड, बताओ। बिल्कुल, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, इसका डेटा भी मैं दूंगा कितने % लोग हैं, तो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इंडियन इकोनॉमी है ही है। उसी तरह से मिडिल इनकम अभी डिस्कस किया था क्या, अप्रॉक्सीमेटली पर कैपिटा कितनी बताई थी मैंने, $2000 के आसपास, दैट इज़ पर कैपिटा। थोड़ी देर पहले 2100 समथिंग था, तो वो क्या है, मिडिल इनकम इस वजह से है, और डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, राइट। उसके साथ ही मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये भी पॉइंट क्लियर है मिक्स्ड इकोनॉमी का, राइट। डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, ये भी इंडिया इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये सारे इकोनॉमी के टर्म्स है, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड इकोनॉमिक का टर्म है, मिडिल इनकम डेवलपिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी का क्या मीनिंग है, आगे देखो एक चीज होती है, मैं आपको फर्क समझाता हूँ। जैसे एक चीज होती है, जैसे मेड इन इंडिया सुना है आपने, ठीक है, मेड इन इंडिया सुना है। तो मेड इन इंडिया क्या है कि इंडिया में प्रोडक्शन करो, राइट। एक इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट है, वो पता क्या है, मेक फॉर इंडिया। दोनों में फर्क समझने की कोशिश कर रहे हो, एक है मेक इन इंडिया, एक है मेक फॉर इंडिया। और ये मेक फॉर इंडिया पता किसने बोला था, ये डॉक्टर रघुराम राजन ने बोला था कि इंडिया को मतलब मेक फॉर इंडिया करना चाहिए। देखो एक चीज़ रियलाइज़ करो, मतलब जैसे कोविड का इंडिया पे भी इम्पैक्ट आया, पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैं नहीं मानता। रीज़न पता क्या है कि इंडिया बाकी दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता ही नहीं है। इंडिया का जैसे ये बता रहे थे कि जैसे GDP कैलकुलेशन में C+I+G+NX करते हैं ना फॉर्मूला, तो कहीं ना कहीं ये जो कंजम्पशन वाला पोर्शन है ना, और कंजम्पशन भी कौन सी, डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक कंजम्पशन का पोर्शन 60% के आसपास है, बीच में बढ़ भी गया था, अभी आई थिंक 60% के अराउंड है कहीं ना कहीं।
ठीक है, कंजम्पशन वाला कंपोनेंट। तो इस वजह से इंडिया क्या है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। इसी वजह से बोलते हैं मेक फॉर इंडिया, कि अगर इंडिया के लोगों के लिए बन रहा है, कल को कोई कोविड आ भी गया तो इंडिया के लोग आपस में कंज्यूम करते रहेंगे। अब चाइना का देखो, चाइना की एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, ज़्यादातर उनकी जीडीपी एक्सपोर्ट बेसिस पे आती है। तो कहीं ना कहीं जब एक्सपोर्ट पे जब कोविड-19 आया था तो चाइना की इकोनॉमी अचानक से बहुत नीचे गई थी। उसका रीज़न क्या है कि उनका ये वाला कंपोनेंट एक्सपोर्ट वाला वो बहुत ज़्यादा था, उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, पर इंडिया की जीडीपी में ये कंजम्पशन वाला है। तो ये 4 पॉइंट्स ना ध्यान में रखने, अगर कोई कभी आपको लिखना हो कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह की है, तो एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट आ गया, क्योंकि वो क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। उसी तरह से कंट्रीब्यूशन आ कहाँ से रहा है, सर्विसेज से आ रहा है, वो लिख सकते हो। इंडिया किस तरह की इकोनॉमी है, मिक्सड इकोनॉमी है, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें मिडिल इनकम है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी थोड़ा बहुत डेटा लिख सकते हो कि ना आई थिंक 2018 से लेके कुछ 2056 के आसपास तक ना यूएन पॉपुलेशन फंड ने ऐसा बोला हुआ है कि अगले इंडिया के 40-50 साल जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया, इन 50 सालों में इंडिया के पास बहुत बड़ा यूथ है। तो अगर इंडिया का जो यंग पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अच्छे से कंट्रीब्यूट करे तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है, ठीक है। ये GS3 का क्वेश्चन है, पर कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे आप इसको किसी और GS1 के साथ रिलेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक डिजास्टर सुना है, डेमोग्राफिक टेररिज्म सुना है, डिजास्टर सुना होगा, चलो डेमोग्राफिक डिजास्टर वो यही है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट वाला चीज़ें डिस्कस करी ना, अब जैसे मतलब जैसे यूथ है हमारा इंडिया का, कहीं ना कहीं अगर उसको जॉब्स नहीं मिली तो क्या होगा, क्या बिल्कुल। देखो अगर जॉब्स ही नहीं मिलेंगी तो लोग मतलब एक तरह से वेले बैठे रहेंगे। अगर वो फ्री बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, हो सकता है कुछ गलत एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ड्रग्स में, क्राइम में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर हमारे पास यूथ के पास पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल को कैसे लेवरेज करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड होना एक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पर उसको अगर हमने ढंग से यूटिलाइज नहीं ना किया तो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया के लिए फेस हो सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स क्लियर हुए, ये पॉइंट्स लिख सकते हो कहीं भी, ठीक है। ये वाला डेटा भी देखो, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से ही मैंने लिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे तो 100% आपको 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो एग्रीकल्चर का आप डेटा डेफिनेटली दे सकते हो कि ये है कितना % शेयर है जीवीए के अंदर। जैसे एग्रीकल्चर का है ये 2021-22 का है 18-19% के आसपास लिख सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री का कितना है 28-29% है, और 53% के अराउंड सर्विसेज का है। इसका इससे बेटर भी इनफैक्ट ना मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है। ये देखो ये वाला डेटा याद कर जाना, ठीक है, पीछे वाला छोड़ो। कंट्रीब्यूशन 18% जीडीपी में, 18 लिख दो, 19 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 42% एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। पहले 50% होता था, बट अभी डेटा यही था, तो मतलब 45% भी लिख सकते हो, इतना कुछ वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 42 ही लिखना है। और एनुअल ग्रोथ रेट ये है 3.9। तो चाहे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आए, इंडस्ट्री का क्वेश्चन आए, सर्विसेज का क्वेश्चन आए, आपके पास डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा लिख सकते हो। देखो इकोनॉमिक सर्वे ना मैंने जो पॉइंट्स लगे कि कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल हैं सिलेबस के अंदर, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को दोबारा से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत ना पड़े एटलीस्ट इस साल। ये पर्टिकुलर एक ग्राफ था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज का IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ था कि एक तरह से ये चीज़ नोटिस करो, जब हमारा अप्रैल-मई का 2020 का टाइम चल रहा था, जब सब कुछ ही बंद था कोविड के टाइम, तो हमारा IIP देखो कितना नीचे चला गया। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया ना, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि इंडिया के शेप्ड रिकवरी फेस कर रहा है, वी शेप्ड रिकवरी कर रहा है, कैसी कर रहा है। तो अगर आपको बताना हो कि वी शेप्ड रिकवरी है, तो देखो कहीं ना कहीं जो हमारा इंडस्ट्रीज वाला कंपोनेंट है वो अचानक से कितना नीचे आया, पर अब वो बढ़ भी गया। तो हालांकि जीडीपी के टर्म्स में हम वी शेप्ड बोलते हैं, पर यहाँ पर भी बिल्कुल हमें दिख रहा है कि हमारा इंडस्ट्रीज जो था अचानक से नीचे आई, पर अचानक से वापस भी आ गई है। तो ये डेटा दे सकते हो डायरेक्टली लिखने की वजह से कि डायरेक्टली ऐसे लिखो कि जीडीपी कम हुई, जीडीपी बढ़ गई। आप डायरेक्टली ये चीज़ कोट करो, IIP इतना अच्छा है, ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आता है, ठीक है ना। इसका बताएगा कोई कि 50 क्या डोनेट करता है इसके अंदर, प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है हमने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। 50 का मतलब होता है कि सेम रहेगी प्रोडक्शन, मतलब जैसे ना, जैसे समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इंडस्ट्री सोच लो, रिलायंस सोच लो, TCS सोच लो, किसी भी उनके मैनेजर्स के पास जाते हैं लोग, उनसे पूछते हैं कि भैया अगले महीने आपको क्या लगता है, आज जितना इस महीने जितना प्रोडक्शन हुआ अगले महीने से ज़्यादा होगा, कम होगा या उतना ही होगा। उस तरह से वो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वैल्यू आती है 50 का क्या मतलब हुआ, 50 का मतलब होता है कि
प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी जितनी आज है, अगले महीने भी। 50 से ज़्यादा आती है मतलब अगले महीने प्रोडक्शन उनको लगता है ज़्यादा होने वाली है। 50 से नीचे आई मतलब आगे खराब दौर चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखो अप्रैल में ये चीज़ नेगेटिव पे थी, बाद में ऊपर आ चुकी है। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट्स हमें दिखा रहे हैं कि इंडिया की जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी है। रिकवरी के ऊपर आज भी देखो क्वेश्चन आ सकता है, पिछले साल आ चुका है, इस साल भी आ सकता है। हमने देखो सेकंड वेव देखी, थर्ड वेव देखी, ठीक है, अलग अलग वेव्स आ रही हैं। तो वेव्स के बाद भी हमारे पास ना कुछ इस तरह के आप पैरामीटर्स अपने आंसर में डाल सकते हो अगर क्वेश्चन बना तो, ठीक है। इवन बजट में डिस्कशन हुआ था इस बार के, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीतारमन जी ने ना बोला था ये चीज़, तो इस वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछी जा सकती है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स मेंशन थे। देखो इन फैक्टर्स को यहाँ पे मेंशन करने का क्या है कि आप इन क्वेश्चंस को ना कहीं अपने आंसर्स में यूज़ करो। जैसे ये इनफैक्ट ना बजट स्पीच में भी बोला गया कि इस बार हम अपनी कैपिटल स्पेंडिंग को रैंप अप कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने भी सजेशंस दिए। एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात है, एक्सपोर्ट भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। रीज़न बीइंग कि एक काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट इस साल हमने टारगेट को अचीव किया है, तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। रेगुलेशंस को ईजी करना, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। रेगुलेशंस ईजी होंगी। आप जानते हो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल वर्ड सुना है? रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, देखो होता पता क्या, ये ना एक्चुअली ये आज से 3 या 4 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने टर्म यूज किया था, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। उसका मतलब पता क्या था कि इंडिया में इतने ज़्यादा आज भी रेगुलेशन है ना कहीं जैसे कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, किसी चीज़ को खराब करने वाला कोलेस्ट्रॉल होता है ना जनरली, तो रेगुलेशंस भी इंडिया की इकोनॉमी को एक तरह से खा रहे हैं, ये कहने का मतलब था। ये इकोनॉमिक सर्वे ने खुद टर्म यूज़ करी हुई है, तो आप भी अपने क्वेश्चन में आंसर यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो MSME डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी ये पॉइंट आएगा रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का, कि MSMEs के ऊपर भी काफ़ी सारे हमने रेगुलेशंस लगा रखे हैं। किसी भी जगह कोई भी सेक्टर के लिए ये ट्रू है, रेगुलेशंस इंडिया के आज अच्छे नहीं हैं। हमने लेबर कोड वगैरह लेके आए, थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है उससे, पर कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे खुद कहता है, तो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल वर्ड यूज़ कर सकते हो, ईजिंग ऑफ रेगुलेशंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ लिंक है कहीं ना कहीं। पॉइंट समझ आया? ठीक है। सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, देखो इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ करो अपने आंसर्स में, डिमांड साइड रिफॉर्म्स, सप्लाई साइड। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ना, आपको कोई सोल्यूशन देना है कि किस तरह से इस चीज़ को ठीक किया जाए, कोई भी चीज़ जो आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए। कैसे लें? एक कैटेगरी लिखो, डिमांड साइड मेजर्स कौन से होने चाहिए, उसके नीचे 4-5 पॉइंट्स लिखो। दूसरी साइड लिखो, सप्लाई साइड मेजर्स कौन से होने चाहिए, उसके लिए 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि आपके दिमाग में जो आया आपने फटाफट लिख दिया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखा हुआ लगता है। उसके अलावा क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपको ओवरऑल इकोनॉमी को ठीक करना हो, तो ऐसा नहीं कि आप 5-6 पॉइंट्स जो मन में आए लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ क्या लिख सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, सेकेंडरी सेक्टर को क्या, टर्शियरी सेक्टर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, फिर और कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट्स बन के आएंगे, तो थोड़ा ऐसे लगेगा कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर लिखा है, ना कि इस तरह से कि जो मन में आया आप बस उसको लिखते गए। पॉइंट समझ आया ये? ठीक है। तो थोड़ा इस तरह से अपने आंसर राइटिंग में, बाकी आपको पता लग रहा होगा जैसे आप आंसर्स अगर लिख रहे हो तो उसमें भी थोड़ा आपको हेल्प मिल रही होगी, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। एक दो डेटा और है, ये है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमारा जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इनके पास बम्पर प्रोडक्शन हमारे पास हो रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास इतना गोडाउन्स नहीं है, ठीक है ना, स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारा टॉपिक है, सिलेबस का टॉपिक है स्टोरेज वाला टॉपिक, तो उसके अंदर ये डेटा यूज़ कर सकते हो कि इंडिया का प्रोडक्शन इस साल कितना था, 300 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये डेटा वहाँ पर आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। एक देखो ये RBI के रिगार्डिंग ना मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक्चुअल में है क्या कि देखो इस बार भी प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले RBI से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेड थे, मीन्स में भी एक्सपेक्टेड है। पता है क्यों? क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा मार्केट्स को फॉलो करते हो ना, इस टाइम वर्ल्ड में US की इन्फ्लेशन डेटा आज तक इतना पिछले 41 ईयर्स में इतना हाई कभी नहीं आया। I mean 13 तारीख की बात है, 13 या 14 तारीख की बात है, एक रिपोर्ट आई थी US के फेड की, ठीक है ना, तो वो 9.1% इन्फ्लेशन आया था। 13 या 14 की रिपोर्ट है, 9.1% आया था। और आज क्या, जैसे आज 25 तारीख है, आप 27 या 28 को देखोगे US के फेड ने ना अभी इंटरेस्ट रेट हाइक करना है,
2 या 3 दिनों के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है। मैं बता रहा हूँ 27 या 28 को आई थिंक ना, न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ लेना, उसमें 75 बेसिस पॉइंट हाइक आएगी अप्रॉक्सीमेटली, इतनी ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो इतने बुरे हाल यूएस इकोनॉमी के मतलब हुए हैं ऑब्वियसली, बट इतने बुरे हाल में वन ऑफ, ऐसा नहीं है कि जैसे कोविड के टाइम पे चलो हुए ही हैं, उसके अलावा जनरली कभी नहीं हुए। ये वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट मेजर्स है यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा, यूएस के गवर्नमेंट कह लो, यूएस का जो भी सेंट्रल बैंक कह लो उसके द्वारा। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आना पॉसिबल है। और इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत हाई है, अभी भी 7% के अराउंड चल रही है, ठीक है। 2 से 6% का आप जानते हो कि टारगेट है हमारा सीपीआई को मैनेज करने का। तो इस वजह से थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जानना ज़रूरी है। बताओ अगर पता है तो मैं थोड़ा इसको स्किप कर दूं। मेरा मेजर डिस्कशन का पैरामीटर ये है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है अपने जो भी उसके टारगेट्स थे उसमें, या मॉनेटरी पॉलिसी को क्या इश्यूज फेस होते हैं, डिस्कशन वो है। थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मेजर पॉइंट में वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इश्यूज आते हैं। ये पता है, ये सारी चीज़ें एक बार क्विकली पढ़ लो, कोई इशू हो तो मुझे बताओ, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई है, बैंक नोट इशू करता है, गवर्नमेंट को बैंकर टू द गवर्नमेंट, कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। चलो, रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज करता है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव पढ़ लेना, मैंने नोट्स में दे दिया है। इन्फ्लेशन टैकलिंग, डिमांड पुल, ये पता है फर्क पता है ना दोनों में, डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी पता होगा कितने मेंबर्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखो, अब आप मुझे सोच के बताओ कि क्या आपको लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो काम करती है या जो उनको बोला गया है इन्फ्लेशन 2 से 6% लाने का, उसमें सक्सेसफुल है, नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या लिमिटेशंस हैं? ये मुझे 2-3 मिनट आप सोचो और मुझे रीजंस दो कि क्या इश्यूज आपको लगते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में या मॉनेटरी पॉलिसी इन जनरल में, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर पा रहे। 2 मिनट सोचो, मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल के आओ, ठीक है। 4 मतलब 2-3 पॉइंट्स जितने आपको आते हैं उतने पॉइंट्स थोड़ा सोचो कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव्स लगते हो मॉनेटरी पॉलिसी में। नहीं सोचो ना, ये मतलब आरबीआई क्यों नहीं इन्फ्लेशन को मैनेज कर पा रहा, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? जैसे कि बताओ, हाँ बढ़िया कर रहे हो, हाँ थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब पॉइंट ठीक है आपका। देखो मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, मतलब वो क्या करते क्या है एक्चुअल में, बताओ मुझे, ये बताओ पहले। To maintain that inflation. बिल्कुल ठीक, कैसे करते हैं? रेपो रेट्स कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट मतलब रेपो रेट कम करने से होता क्या है? मनी सप्लाई अब कौन सी साइड पे आती है, क्या वो डिमांड साइड पे आती है, सप्लाई साइड का मेजर है? डिमांड साइड पे आती है या सप्लाई पे आती है? क्या कहाँ पे आएगा, डिमांड या सप्लाई? सप्लाई क्यों आएगा? आपको पता ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता सप्लाई और कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। देखो लोगों के हाथ में पैसा कम करना, ये क्या है, ये डिमांड है। डिमांड कम करनी है ना लोगों के हाथों में, तो क्या है वो डिमांड साइड इन्फ्लेशन है, ठीक है। इस वजह से होता क्या है कि जब रेपो रेट वगैरह जो मेजर्स थे उससे हुआ क्या, उससे डिमांड साइड पे इन्फ्लेशन को टैकल कर लिया। पर हो सकता है ना कि जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड की वजह से हो। जैसे एग्जांपल सोचो, कोविड आया, कोविड के टाइम इन्फ्लेशन क्यों हुई? क्या लोगों के पास बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस वजह से हुई? नहीं ना। इन्फ्लेशन आई क्यों उस टाइम पे? सप्लाई साइड पे इश्यूज थे, पीछे से सामान नहीं आ रहा था। बहुत जगह आपने सुना होगा कि पीछे से एक तरह से ना क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स इश्यूज था वो एक तरह से, कि पीछे से सामान ही नहीं आ रहा। आप किसी से भी जाके पूछते थे, वो बोलता था कि भैया आ ही नहीं रहा पीछे से सामान, अब क्या करें। वो डिमांड साइड पे तो नहीं है, वो सप्लाई साइड का मेजर है। आरबीआई टैकल किसको करता है? डिमांड। सप्लाई साइड को क्या कर लेगा आरबीआई? आरबीआई ये थोड़ी ना कर पाएगा कि अच्छा वहां पे ट्रक फंसे हुए हैं तो ट्रक को निकाल दें। ये आरबीआई का काम थोड़ी है। ये गवर्नमेंट का काम कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स कर सकती है, कुछ इस तरह से कर सकती है। तो यानी कि आरबीआई का काम कहीं ना कहीं लिमिटेड किस पे ऊपर है? डिमांड साइड के ऊपर। सप्लाई साइड के ऊपर उसको टैकल करने के लिए बहुत कम मेजर्स हैं। तो अगर इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की वजह से है, आरबीआई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। और सोचो, एक पॉइंट ये होना चाहिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट सोचो कि और क्या रीज़न है। Sir, we have to give it overall or with respect to monetary policy committee only?
दोनों बता दो चलो, ओवरऑल क्या क्या कॉमन पॉइंट है। फिर वही है सर, क्लाइमेटिक इश्यूज भी आ जाते हैं, तो वो भी factor वो भी सप्लाई साइड, वो सारा चीज़ें आप सप्लाई साइड में डाल सकते हो कि ये इश्यूज आ गया, वो इश्यूज आ गया, वो सारे सप्लाई साइड में कहीं ना कहीं डाल सकते हो। हाँ बताओ। कैश बेस इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। बिल्कुल। इंडिपेंडेंस का इशू आता है बिकॉज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो फिस्कल पॉलिसी साथ कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकती है। एंड सप्लाई साइड में कुछ लोन्स उसके अलावा बैंक्स के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशन है विच आर नॉट कवर्ड अंडर द रेपो रेट, तो देयर इज अ लिमिटेड इफेक्ट। ये पॉइंट समझ आए सभी को? अभी देखो डिस्कस की भी किया हमने एक तरह से, पीछे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने डिस्कस किया कुछ हद तक। अब एक टॉपिक और आएगा, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ दिनों में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जैसे अब मतलब जैसे आप गांव में चले जाओ, तो गांव में क्या लोग अपने बैंक से पैसा लेते हैं? मतलब कुछ लोग लेते हैं, कुछ बहुत सारे लोग नहीं भी लेते, ठीक है ना। वहाँ पे तो एक अलग ही अपनी इकोनॉमी चल रही है, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। वो वहाँ पे किसी मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं। अब अगर आरबीआई ने मनी सप्लाई को कम कर भी दिया तो उन लोगों को क्या इम्पैक्ट आ गया? कोई इम्पैक्ट नहीं आया, वो तो अपना खुद चले हुए हैं जैसे भी चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उस वजह से भी इश्यूज हैं। और इन्होंने क्या बोला? ब्लैक इकोनॉमी बोला, ठीक है ना। आप लोगों की क्लासेस हो चुकी हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, पढ़ा है ना वहाँ पे, ब्लैक मनी पढ़ा है और मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इतना सारा पैसा ब्लैक मनी की फॉर्म में घूम रहा है। अब आरबीआई का ब्लैक मनी के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है, पैसा कम कर भी देंगे वो तो वही पैसे को कम कर पाएंगे ना जो वाइट मनी है, तो उसको कैसे टैकल कर पाएंगे? वो इशू हो सकता है। ऊपर से तीसरा पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट्स हो गए। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, फिस्कल पॉलिसी का इन्होंने बोला। सोचो, देखो किसी गवर्नमेंट का मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक चीज़ आप रियलाइज करो, होता क्या है, आरबीआई ने क्या करना है? इन्फ्लेशन को कम। पर हमारी गवर्नमेंट का क्या काम है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ग्रोथ को बढ़ाना। उनका ये थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है कि मतलब उनको इन्फ्लेशन के साथ उतना कंसर्न नहीं है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत है, पर कहीं ना कहीं उनको कंसर्न है ग्रोथ के साथ ज़्यादा हमारे। और कल को ऐसा हो सकता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बोलेंगे कि इनके लोन माफ़ कर दो, इनको फ्री में लोन बांट दो, इनको इनके जेबों में 500 रुपये हर महीने डाल दो, ठीक है ना। इस तरह की मेजर्स आपने सुने हैं, किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई गवर्नमेंट इस तरह के कुछ ना कुछ करती रहती है। एक तरफ हमारी आरबीआई लगी हुई है पैसे को कम करने के लिए ताकि इन्फ्लेशन को टैकल करे, हमारी फिस्कल पॉलिसी एक अलग ही डायरेक्शन में चली हुई है। जब इस तरह से एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो गाड़ी सही डायरेक्शन में कैसे जाएगी? पॉइंट है ना। तो ये 4-5 रीजंस हैं, ठीक है। उसके अलावा भी 2-3 रीजंस हैं, मैं वो बता देता हूँ। हाँ, सोर्स ऑफ फंड्स तो रह ही गया। देखो सोर्स ऑफ फंड, देखो एक चीज़ आप रियलाइज कर रहे हो कि जैसे बैंक्स होते हैं, आई थिंक यहाँ पे हैं, हाँ, जैसे बैंक हैं, तो बैंकों के पास पैसा आता कहाँ से है? बैंक जब मतलब एक तरह से आप समझो कि बैंक को जब इन्फ्लेशन टैकल करनी है तो बेसिकली लोन्स को कम करें तब उसको टैकल किया जा सकता है। पर बैंक के पास पैसा आ कहाँ से रहा है? 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मेरे और आपके जैसे लोग डिपॉजिट करें बैंक में, दूसरा क्या हो सकता है, आरबीआई से पैसा ये लेंड करें, मतलब आरबीआई से पैसा बोरो करें, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप? रेपो रेट, ठीक है। अब जैसे वो बोल रहे थे कि रेपो रेट कम कर दिया, चलो ठीक है, रेपो रेट कम भी कर दिया, पर बैंकों को पैसा तो यहाँ से भी आ रहा है, इनको तो कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है डिपॉजिटर को। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ऐसा देखा गया है ना कि बैंकों के पास जो ज़्यादातर पैसा आता है वो कहाँ से आ रहा है? वो डिपॉजिटर से आ रहा है, वो सेवर से आ रहा है। अगर आरबीआई रेपो रेट कम भी कर दे, इनको कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं है, क्योंकि इनका पैसा इधर से आना है, इधर को देना है। तो जब इनके साथ आरबीआई के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ कि कितना पैसा आ रहा है, तो क्या उसका अगर रेपो रेट कम भी कर दिया तो क्या इंपैक्ट आएगा उसका? उतना नहीं आता। आया पॉइंट ये समझ? सोर्स ऑफ फंड्स का क्या मतलब है? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। उसके अलावा देखो टाइम गैप, टाइम गैप का मतलब क्या होता है? टाइम गैप का मीनिंग होता है कि रेपो रेट आज कम हुई, ठीक है, तो क्या आज ही इसका इंपैक्ट दिख जाएगा? द आंसर इज नो। इसका इंपैक्ट कई महीने बाद दिखता है, कई बार कई साल बाद भी दिखता है कि आज पैसा कम करने की कोशिश कर रहा है, मनी सप्लाई कम करना है, आरबीआई ने आज रेपो रेट कम कर दिया, क्या बैंकों ने आज ही लोन देना कम कर दिया? वो कुछ महीने बाद जाके इंप्लीमेंट होता है, सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेप्स लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, उसको इंप्लीमेंट होने में बहुत इशू आ जाते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरल इशूज़ हो गया, फिस्कल पॉलिसी हमने देख लिया, एंड इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का, चलो वो तो यही मतलब है कि हमें इन्फ्लेशन को देखना है या ग्रोथ को देखना है। कुछ आरबीआई गवर्नर्स ऐसे होते हैं तो थोड़ा ग्रोथ की तरफ फोकस रखते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हमारे शक्तिकांत दास जी हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ साइड पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। उनका इन्फ्लेशन को कंसर्न है, ऑब्वियसली है, बट वो ग्रोथ की थोड़ा प्रो है। इसके पहले के जो 2 थे, उर्जित पटेल एज वेल एज डॉक्टर रघुराम राजन, वो थोड़े प्रो इन्फ्लेशन थे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर नहीं जानी चाहिए, ग्रोथ को थोड़ा कम भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है।
तो इस वजह से कुछ इस तरह के इश्यूज़ कहीं ना कहीं हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में या देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ और भी पॉइंट्स है, देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनफैक्ट। एनपीएस का ये भी डिस्कस करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। मुझे एक बात बताओ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आजकल कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? पक्की बात है, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? हाँ ठीक है, आजकल कम हो रहे हैं। पिछले कुछ 2018 के बाद से ना, आई थिंक, हाँ 2018 पे हमारी पीक आ चुकी थी, 2018 पे पीक आ चुकी थी, उसके बाद कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छी बात है कि कम हो रहे हैं, बट नॉनदलेस कि अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेंगे या उसके साथ जो रेड टेपिज्म पढ़ लिया है ये एथिक्स के अंदर, एथिक्स का टर्म है ना रेड टेपिज्म। हाँ, ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स हैं, एथिक्स में पढ़ लोगे। रेड टेपिज्म कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, कि बेसिकली ये भी रेगुलेशंस के साथ ही लिंक्ड है, कि एक कोई फाइल होती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है तो वहीं रहती है, ठीक है ना। बहुत सारे उसके ऊपर रेगुलेशंस कह लो या कुछ इस तरह से कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत सारी हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक स्ट्रक्चरल इशूज़ है इसी चीज़ में। फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों के पास अभी जब बैंक अकाउंट ही नहीं है तो वो कैसे होगा, राइट। ब्लैक मनी का इशू आ चुका है। ब्लैक मनी का भी देखो इंटरनल सिक्योरिटी में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं देखो हमारी गवर्नमेंट भी क्या कह रही है कि हमें कोई पता ही नहीं है कि कितना ब्लैक मनी है। नो ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ ब्लैक मनी इन फॉरेन अकाउंट इन लास्ट 5 ईयर। 2021 की ये न्यूज़पेपर कटिंग है, ठीक है ना। डेटा कोई पढ़ा है ब्लैक मनी के रिगार्डिंग? इंटरनल सिक्योरिटी याद करो। कुछ IMF का डेटा होता है मुझे लगता है कि 2 से 5% वर्ल्ड GDP का लॉन्डर किया जाता है हर साल, ऐसा कोई डेटा आपको दिया होगा सर ने, ठीक है। तो वो डेटा यूज़ कर लिया करो। पर हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि भैया हमें नहीं पता कितनी ब्लैक मनी पिछले 5 साल में हुई है। तो कुछ अपने कुछ लोग एस्टिमेट देते रहते हैं कि इतने बिलियन डॉलर है, इतने बिलियन डॉलर है। तो ये सारा पैसे पे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है RBI का। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो इन्फ्लेशन पे टैकल करना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। सप्लाई साइड इश्यूज़, देखो सप्लाई साइड इश्यूज़ में ना कुछ एग्जांपल लिख लो। जैसे एक तो था ऑयल प्राइजेस। अब कल को ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए तो RBI कुछ नहीं कर सकता यार, बाहर से पेट्रोल आना है तो आना है। वो अब $120 $112-13 पे भी इंडिया ने खरीदा ही है, क्योंकि ये तो ज़रूरी चीज़ है, खरीदना ही पड़ा। उसकी वजह से महंगाई हो रही है तो RBI के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, चल रहा है अभी भी, उसकी वजह से उसके ऊपर क्या कर लेगा RBI? कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके साथ ही कुछ और चीज़ें देखो, जैसे कि ना एग्रीकल्चर, अभी देखा था ना, इंडिया इज व्हाट, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। इतने सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कल को क्या आ गया, याद करो ज्योग्राफी, एल नीनो आ गया। जो मॉनसून था वो जितना नॉर्मल होना चाहिए था उतना नहीं आया, उसकी जगह पे कम आ गया, उसका इम्पैक्ट आएगा। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो हमने देखी, अभी कितनी देखी, 300 मिलियन टन देखी, अभी दिखाया था ना डेटा। वो 300 मिलियन टन ना हो गए, कल को 100 मिलियन टन रह गया, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, क्या होगा? सप्लाई साइड इशू आ गया। सप्लाई साइड इशूज ने क्या किया? इन्फ्लेशन करी। तो देखो ये चीज़ थोड़ा ना मल्टीपल चीज़ें सोचो। जैसे यहाँ पे यूक्रेन रशिया क्राइसिस हमने डिस्कस किया, ये IR का पार्ट है, IR इकोनॉमी के साथ लिंक हो गया। एल नीनो, एग्रीकल्चर इशूज डिस्कस किए, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है ना। इस तरह से रेड टेपिज्म डिस्कस किया, वो एथिक्स का पार्ट है। तो कोई चीज़ अलग नहीं है इन सभी चीज़ों से, इन दी एंड इकोनॉमी पे ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कुछ और देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। जैसे एक वर्ड होता है प्रोटेक्शनिज्म, पढ़ा ये वर्ड प्रोटेक्शनिज्म? बताओ। सर जब कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं उन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा कर देती है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल सर, इंडिया नॉट ज्वाइनिंग RCEP, प्रोटेक्शनिज्म पे कह सकते हो, हाँ बिल्कुल कह सकते हो कि इंडिया, देखो मतलब ऐसा ना, मतलब लिखना मत है एग्जाम में कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट कर रहा है। मतलब आपका पॉइंट ठीक है, मैं मानता हूँ, बट एग्जाम में ऐसा मत लिख देना कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। वहाँ पे ना आपको रीजंस देने पड़ेंगे। देखो RCEP पता है सभी को? पहले ये बताओ, है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, 15 कंट्रीज हैं, पहले 16 थी, इंडिया नहीं है। अब 2013 में उसके नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, 2019 में जाके इंडिया ने बोला भैया मैं पार्ट नहीं बन रहा। अब अगर इस तरह का स्टेटमेंट मत यूज़ करना कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाता है इस वजह से पार्ट नहीं बना। इंडिया के आप ना रीजंस देखना जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया। उसके इंडिया ने रीज़न दिए, हमारे भैया एग्रीकल्चर हैं, हमारे किसान हैं, हमारे डेयरी फार्मर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता था इस चीज़ का, तो इंडिया ने अपने लोगों का सोचा, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का पॉइंट आता है, पढ़ा है न्यूज़पेपर में। इंडिया ने पता क्या बोला था? इंडिया ने बोला था कि अगर कल को किसी कंट्री का एक्सपोर्ट इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब सामने वाली कंट्री इंडिया के, तो एक तरह से उसको रोक देना चाहिए वहीं पे,
ये बाकी कंट्रीज़ यहाँ पे नहीं मानी, तो इंडिया की ये जस्टिफाइड डिमांड थी। तो यानी कि ये एक रीज़न हो गया। उसके साथ ही एक पॉइंट इंडिया ने रेस किया था बेस ईयर प्राइसेस का, कि किस ईयर के प्राइसेस को हम एज अ बेस ईयर मानेंगे। तो आई थिंक कंट्रीज बोल रही थी 2019 को मानो, इंडिया बोल रही थी 2013 को मानो। तो वो चीज़ इंडिया का कंसर्न था। इंडिया ने बोला था कि सर्विसेज के अंदर ट्रेड को भी थोड़ा लिबरलाइज किया जाए, सिर्फ गुड्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत रखो, पर कंट्रीज ने ये नहीं माना। तो आप ये पॉइंट्स दो कि इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया आरसेप, रेदर देन सेइंग कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट है। मैं मानता हूँ ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना कि इंडिया ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। इंडिया काफ़ी हद तक प्रो ग्लोबलाइजेशन है, बट इंडिया के कुछ वैलिड कंसर्न्स थे, ठीक है ना, नेशनल इंटरेस्ट है इंडिया का दिमाग में बिल्कुल होना भी चाहिए। तो उस वजह से इंडिया ने इसको आरसेप को ज्वाइन नहीं करा। तो थोड़ा सा ना आंसर राइटिंग में थोड़ा इस तरह का स्टाइल लेके आओ कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ना कि लॉजिकल रीजंस दो उसके पीछे के। जैसे इंडिया ने बिल्कुल इंडिया ने 6-7 पॉइंट्स दिए थे, मैंने 4 बताए आपको, 2-3 पॉइंट्स इंडिया ने फर्दर और भी दिए थे कि आरसेप हम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। तो वो पॉइंट्स को नोट करो कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, राइट। तो वो पॉइंट्स मेंशन करो रेदर देन सेइंग कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट। तो बात वापस आते हैं प्रोटेक्शनिज्म में। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं इंडिया नहीं मतलब कोई भी कंट्री अपनी मार्केट को बाहर के लिए एक्सेस को थोड़ा क्लोज कर रही हो, दैट इज़ नोन एज प्रोटेक्शनिज्म। जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब कई बार उनके ऊपर भी ऐसा बोला जाता था कि थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को अपना रहे हैं। इवन ट्रेड वॉर हुआ था, ठीक है ना, बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो वो भी एक प्रोटेक्शनिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस तरह से जब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स कुछ कंट्रीज अपनाती हैं तब बहुत सारी चीज़ों की ना सप्लाई पे इम्पैक्ट आता है, तो इस वजह से वहाँ पर भी सप्लाई साइड इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी आपको सप्लाई साइड इश्यूज मेंशन करने हो तो थोड़ा मल्टीफैसेटेड होकर सोचना। इकोनॉमी को आईआर के साथ लिंक कर लो, ज्योग्राफी के साथ कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, एथिक्स के साथ कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, सारे सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, ये वही फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में ज़्यादा कोहेरेंस नहीं है। ये सब्सिडीज़ पे सब्सिडीज़ दिए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, फार्म लोन वेवर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं होते हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये 6-7 पॉइंट्स हैं, इनको घुमा फिरा के लिख सकते हो कि इन्फ्लेशन इंडिया का कंट्रोल में क्यों नहीं है। इन्फ्लेशन का डेटा अपना मैं दे भी दूंगा आपको, आई थिंक 7% के आसपास चल रही है करंटली इन्फ्लेशन, 7.1% के हिसाब से, तो उतना आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो। और 2 to 6% का आपको बैंड पता है, तो ये डेटा भी आप अपने आंसर में डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है ना। तो डेटा लिखोगे, साथ में रीजंस दो, वैलिड रीजंस दो, तो आंसर्स में मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स करे हैं। जैसे मुझे बताओ थोड़ा, आप भी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो मेरे साथ कि इंडस्ट्री के लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है। और बताओ, और सोचो। बिल्कुल, ठीक है ना। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में से ये आप भी अपने पॉइंट्स जो मेक इन इंडिया आप सारा कुछ बता सकते हो, पर पीएलआई का जिक्र तो डेफिनेटली करना ही करना है, पीएलआई मिस नहीं करनी। उसके अलावा ना एक चीज़ थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ठीक है ना, ये चीज़ को रिपील कर दिया गया था। तो ये सारे इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट्स हैं, आपको ये डेटा कहीं ना कहीं यूज़ आ जाएगा। GS2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, कहीं ना कहीं ये यूज़ में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। उसके अलावा ड्रोन रूल्स पढ़े हैं आपने, मतलब खुद पढ़े हैं या किसी टीचर ने पढ़ाए हैं, बताओ क्या है। ड्रोन रूल्स के अंदर जो ड्रोन के वो थे उनको लिबरलाइज किया गया था या उसको टाइटन किया गया था, मतलब अच्छा, मतलब टाइटन का तो मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक मतलब लिबरलाइज ही किया है मेरे हिसाब से। तो मतलब रेगुलेशन ना एक्चुअली वो चर्चा हो रही थी कि रेगुलेशन शायद लगाओ, शायद हो सकता है आप ठीक हो, मेरे हिसाब से जो था कि ऐसे ना चर्चा हो रही थी कि कुछ चीज़ों पे हमें ना रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो कुछ जगह रेगुलेट करा भी, पर मोस्टली टाइट लिबरलाइज करने की बात थी ड्रोन रूल्स के अंदर, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे में था, ऑल्दो आपका आई थिंक ना साइंस टेक का कहीं ना कहीं पार्ट है, बट मैंने इकोनॉमिक सर्वे मुझे मिला, मुझे लगा कि आपको हेल्प हो सकती है, तो मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं आपके लिए ड्रोन रूल्स। ये वहाँ पे ना एक पैराग्राफ बनाया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे ने कि एविएशन के अंदर क्या क्या हुए हैं, तो ये चीज़ आपको हेल्प हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पहले ड्रोन्स 300 kg की लिमिट थी, अब 500 kg पे रेगुलेशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा पहले फॉर्म बहुत सारे फिल करने पड़ते थे, पहले 25 फॉर्म फिल करने पड़ते थे, अब उसको 5 कर दिया गया है। पहले फीस 72 टाइप्स की लगती थी, अब 4 टाइप्स की कर दी गई है, ठीक है ना। फीस कितनी पे करनी है उसको डी लिंक कर दिया गया है साइज ऑफ ड्रोन का। समझ आया, ये पॉइंट समझ आया, पहले ये बताओ।
डी लिंकिंग का क्या मतलब है? पहले देखो होता क्या था ना कि अगर कोई मान लो 100 kg का ड्रोन है, उसके लिए कुछ अलग फीस देनी पड़ती थी, 200 kg का ड्रोन है उसकी अलग फीस, 50 kg के लिए अलग फीस। अब इसको डी लिंक कर दिया गया है साइज़ के साथ और उसको कम भी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सारे लिबरलाइज वाले पॉइंट्स ही दिखेंगे आपको। सिक्योरिटी, प्रायर सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेन एंटिटीज़ का जो होता है ना, कि पहले रिस्ट्रिक्शंस थी कि फॉरेन एंटिटीज़ के द्वारा कोई मैन्युफैक्चरिंग हुई हो ड्रोन्स की, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। कोई रिमोट पायलट लाइसेंस नहीं चाहिए माइक्रो ड्रोन्स और नैनो ड्रोन्स के लिए। उसके साथ ही साथ कुछ और थोड़ा प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया हुआ है। तो ये पॉइंट्स थे उसके अंदर मेंशन, तो मैंने कहा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कहीं ना कहीं इस साल के लिए। आई थिंक ये 1 साल से भी कम टाइम हुआ है इनको आए हुए, तो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं पे इनडायरेक्टली आपको मेंशन करना हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल देना हो कि रेगुलेशंस को कैसे लिबरलाइज किया जाए, वो यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, ये एक्चुअल में ना पिछले 1 साल का एक टेबल मिलता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि कौन से सेक्टर में क्या क्या मेजर चीज़ें हुई हैं हमारे पिछले 1 साल में। तो वो पॉइंट्स आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो किसी भी जगह, 1 2 3 ऐसे में कहीं पर भी। तो फाइनेंशियल सेक्टर में DICGC का बहुत बड़ा एक चेंज आया था। ये पता है सभी को DICGC क्या है? अपने प्रीलिम्स का आपका सिलेबस हुआ है प्रीलिम्स का, इकोनॉमी कर लिया है प्रीलिम्स में? नहीं? तो आप मतलब आपने अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रेपरेशन कैसे? तो आप डायरेक्टली मेंस में जंप कर गए? चलो कोई बात नहीं। देखो होता पता क्या है, थोड़ा सा मैं जस्ट बता दूं कि अगर मान लो कि जैसे येस बैंक था अभी थोड़े टाइम पहले, ठीक है ना, जैसे कोई बैंक फेल कर जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप डिपॉजिटर हो, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? द आंसर इज मिलेगा। कितना? 5 लाख। वो देगा कौन? वो देगा DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। RBI का 100% ओनरशिप है DICGC के ऊपर। वो DICGC आपको पैसा देगा अप टू ₹5 लाख। पहले 1 लाख होती थी लिमिट, ये अब 5 लाख हो गई है। और एक्चुअल में देखो यार, देखो मतलब एक्चुअल में देखो, जब लिमिट 5 लाख हो गई है ना, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि बहुत सारे लोग कवर हो गए हैं। नॉर्मली आप अपना डिपॉजिट चेक कर लेना, मतलब कुछ लोग होगा 5 लाख से ज़्यादा, पर जनरली लोगों का डिपॉजिट 5 लाख से कम ही होता है एक बैंक के अंदर। तो इस वजह से ना कहीं 98% जो अकाउंट्स थे उनको कवर कर लिया गया है, तो जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं पे क्वेश्चन आता है तो आप इस रिफॉर्म का मेंशन कर सकते हो। ये फैक्टरिंग इकोसिस्टम पता है किसी को? ये लास्ट ईयर एक चेंज हुआ था, एक्सपेंशन इन द पढ़ लो आराम से, फैक्टरिंग इकोसिस्टम। एक्चुअल में ट्रेड रिसीवेबल्स करके एक चीज़ होती है, जैसे मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा पॉइंट ये नहीं पता होगा कईयों को। एग्जाम्पल समझ लेना, बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे। एक कंपनी है, मान लो ये फ्रिज बनाती है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसने एक बंदे को नहीं, एक और कंपनी को फ्रिज बेच दिया, ठीक है। और बेचा कितने का? मान लो 1 लाख का, राइट। पर कहीं ना कहीं इस कंपनी ने पता क्या बोला? इसने बोला भैया मेरे पास आज 1 लाख रुपया नहीं है, मैं इसको कस्टमर को बेचूंगा, फिर आपको पैसे वापस करूंगा। अब नॉर्मली ऐसे ही चलता है, हर जगह नॉर्मली ऐसे ही चलता है कि ये इसको दे दिया जाता है कि चल तू मुझे 15 दिन में रिटर्न कर दियो, चलो ये 15 दिन में पैसा रिटर्न करेगा। पर यहाँ पर इसके पास तो इशू आ गया, हो सकता है इसने जो 1 लाख इसको मिलना था यहाँ से पैसा वापस, उससे ये और इन्वेस्टमेंट करता, कोई नई फ्रिज बनाता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये 15 दिन बैठा थोड़ी ना रहेगा कि पैसा आएगा तब कुछ करूँगा, इसको पैसे की ज़रूरत है। अब बीच में क्या होता है, एक बैंक कह लो, एक NBFC कह लो, जनरली NBFC हम फैक्टरिंग के साथ लिंक करते हैं, तो यहाँ पे एक बीच में एक एंटिटी आ जाएगी। ये क्या करेगी, ये मतलब यहाँ पर ना एक कागज़ आ जाएगा बीच में, उस कागज़ पे लिखा होगा कि 1 लाख रुपया इसकी वैल्यू है एक तरह से। तो ये चीज़, ये बैंक क्या करेगा, ये बैंक इसको कुछ पैसा दे देगा। मान लो 1 लाख की जगह इसने इसको दे दिया 90,000 रुपये, ठीक है जी। अब 15 दिन के बाद बैंक बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बैंक इस बंदे के साथ डील करेगा और ये यहाँ से पैसा इससे ले लेगा। तो समझ आया पॉइंट? समझ आया ना। इसको क्या हो गया, इसको आज पैसा मिल गया जो कि इसको ज़रूरत थी, इसको टाइम मिल गया 15 दिन का, ये 15 दिन के बाद पैसा दे देगा। और इसको क्या फ़ायदा हुआ, इसको छोटी सी फीस मिल गई। इसको बोलते हैं फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग के रिगार्डिंग भी ना बहुत सारे जो रेगुलेशंस थे कहीं ना कहीं उसको कम किया गया है, और इसको मतलब ना उसको एक्सपेंशन की बात करी गई है। तो ये पॉइंट भी आप अपना लिख सकते हो। नॉर्मली ये लोगों को पता नहीं होता फैक्टरिंग क्या होता है, या फिर ट्रेड रिसीवेबल भी इनको बोलते हैं। ये जो मैंने कागज़ बताया ना, उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं उस कागज़ को,
तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में ये चीज़ें हुई हैं। MSMEs का बताओ मुझे कि MSMEs में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। MSMEs पढ़ चुके हो? पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे MSMEs को, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे MSME के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। और सोचो MSMEs के बारे में। जिनका एफपीए नहीं था उन लोगों के लिए आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ स्कीम बट एडिशनल क्वांटम ऑफ फंड्स दिया था। अच्छा, वो आप कह रहे हो क्रेडिट गारंटी समथिंग, यस, क्रेडिट गारंटी फंड, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। और मतलब जीएसटी रैशनलाइजेशन है। हाँ ठीक है, मतलब रेगुलेशंस के रिगार्डिंग बहुत सारे ना रेगुलेशंस कम कर दिए हैं, ठीक है ना, रेगुलेशंस बहुत कम हो गए हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए, यहाँ पे आपके लिए डाल दिया है। MSME हम दोबारा से भी पढ़ेंगे, उनके इश्यूज़ को पढ़ेंगे, तब मैं फिर से आपको ना कुछ और पॉइंट्स भी ऐड अप करूँगा, पर एक डेफिनेशन वाला पॉइंट होना चाहिए। ये यूके सिमा कमेटी पहले आई थी काफ़ी साल पहले, उन्होंने भी रिकमेंडेशंस दी थी, उसके भी कुछ पॉइंट्स को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। एक तो डेफिनेशन, इवन आप लोग में से ज़्यादातर लोग अगले साल प्रीलिम्स देंगे, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए भी। मैं इस साल भी आ सकती थी, आई नहीं आई, कहीं ना कहीं ये पूछी जा सकती है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। बहुत सारी जगह आपको अगर देखोगे ना, बहुत सारी जगह यहाँ आपको 20 करोड़ दिखेगा, वहाँ 100 करोड़ दिखेगा, पर वो गलत है, वो पुरानी डेफिनेशन हो चुकी है। अब 50 to 50 वाली डेफिनेशन चलती है फॉर मीडियम, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग अगले साल प्रीलिम्स देंगे। उसके साथ ही हाँ ये भी चीज़ है, डेफिनेशन में चेंजेस हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए जो पहले अलग अलग चीज़ें होती थी कि मैन्युफैक्चरिंग का अलग कैटेगराइजेशन था, सर्विसेज का अलग, उनको अब एक ही कर दिया गया है, ठीक है। बाकी एक वो होता है ना, वो ई पोर्टल है ना, एक जैसे अमेजोन होता है, उससे गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है, नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, एक पोर्टल होता है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट होता है ना, उसी तरह से गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है एक पोर्टल के थ्रू। वो पोर्टल के जो नॉर्मली जो उसके खरीदा जाएगा ना, वो MSME से खरीदारी होती है उनकी। हाँ, जैम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल है, ठीक है ना। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है वो पोर्टल। तो वो पोर्टल की जो भी प्रोक्योरमेंट होगी, उसकी ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट जो होती है वो MSMEs के थ्रू होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, MSMEs का प्रमोशन ही तो है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअल में ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, 11-12 करोड़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है इससे। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है MSMEs, इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर से। अभी थोड़ा बस ना एक डेटा सा आपका सेट तैयार हो रहा है आज, समझ रहे हो, एक प्रॉपर डेटा सेट मिल जाएगा। फिर ये डेटा कहीं भी आपको लगता है, जहाँ पे आपको ज़रूरत लगती है वहाँ पे आप डाल सकते हो इन चीज़ों को। कहीं पे GS2 के अंदर आपको लगे कि छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, वहाँ MSMEs का कुछ इनमें से उठा के लिख देना, ठीक है ना, रेदर देन सेइंग कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करो, कोई प्रॉपर फैक्ट लिख देना उसके साथ ही, क्योंकि वो इतना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ करते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इतना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट, यार ये भी एक ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। चलो आप थोड़ा बताओ, क्या लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा है, बुरा है? कुछ पॉइंट्स बता सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट क्या अच्छी पॉलिसी है, क्या मतलब पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए, ख़राब चीज़ है? ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, एफिशिएंसी प्रमोट होती है डिसइन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं। देखो कहीं ना ये चीज़ अगर ना इस क्वेश्चन को ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म में भी कुछ हद तक लेके जा सकते हो। एग्जैक्टली नहीं कह रहा, बट कुछ हद तक आप देखो कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर के पास है एक तरह से कंट्रोल। तो प्राइवेट सेक्टर के आप बेनिफिट्स देखो, क्या थे प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट्स। फिर सोचो कि जो हमारा सोशलिज्म था, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूँगा दोबारा से ये पॉइंट डिसइन्वेस्टमेंट, और ये ना अभी थोड़ी देर में आने वाला टॉपिक यही है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेके भी एक चलो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन भी है, हमारी पॉलिसी भी आ रखी है, इसको भी डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। लेबर रिफॉर्म्स के अंदर आप 4 लेबर कोड्स आए थे, ठीक है ना, उनका नाम देख लेना एक बार। डिफेंस के अंदर भी देखो, ये डिफेंस भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, पर यहाँ पर भी डिफेंस के अंदर क्या हुआ है, FDI की प्रमोशन हो गई है 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट एंड 100% थ्रू गवर्नमेंट रूट,
डिफेंस के अंदर, और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। तो इसमें जो भी कुछ इश्यूज आते थे PSUs के कॉरस्पॉन्डिंग, उनको हटाने की कोशिश करी गई है, राइट। एक डेटा सब्सिडीज के रिगार्डिंग, सब्सिडीज आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर के अंदर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज करके स्पेशली मेंशन्ड है टॉपिक उसके अंदर आपको डेटा दे सकते हो क्या। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकते हैं दोबारा से। हम देखो कितना सब्सिडी दे रहे हैं, 0.65 लाख करोड़ सिर्फ 6 महीने के अंदर इतना दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका आप डबल लिख सकते हो कि 1.3 लाख करोड़ के आसपास इतना फर्टिलाइजर सब्सिडी हम हर साल देते हैं। फूड सब्सिडी देख लो, FCI हमारा टॉपिक है, वहाँ पर डेटा दे सकते हो कि इतना ज़्यादा सब्सिडी में खर्च हो रहा है हमारा, ठीक है ना। ये देखो 2.3 लाख करोड़, सोच रहे हो इतना पैसा हर साल हमारा सब्सिडी में जा रहा है, 2.3 लाख करोड़। और ये सारे टॉपिक्स हैं, फूड सब्सिडी भी पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर भी पढ़ेंगे, पेट्रोलियम उतना चलो इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये है फाइनल डेटा रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट क्या है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट देख लो 9.2% था 2000 लास्ट ईयर, और अभी 6.8 के आसपास कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आप लिख सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कितना हमारा चल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कहीं पे अगर मेंशन करना हो तो इसको मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे डेटा सेट्स थे इकोनॉमिक सर्वे, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे टॉपिक्स हमारे जो एग्जाम में यूज़ किए जा सकते हैं, वहाँ पे आप इनमें से जो ठीक लगे, जहाँ पे ठीक लगे 1 2 3 वहाँ यूज़ कर लेना। आगे चलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो मुझे बताओ कि इंडिया इकोनॉमी इवॉल्व कैसे हुई 47 से लेके अभी तक का, थोड़ा बताओगे कि हम किस तरह के थे उस टाइम, आज किस तरह के हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारी पॉलिसीज़ में, बताओ। बहुत इजी है। इवन जैसे आज क्या है, 25 जुलाई है ना, कल 24 जुलाई थी, पता है क्या इंपॉर्टेंट डेट थी कल? टैक्स डे। टैक्स डे मतलब नेशनल टैक्स डे, पता नहीं यार, नेशनल टैक्स डे तो नहीं, पर कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी आज से 31 ईयर्स पहले, मतलब कल से 31 ईयर्स पहले 24 जुलाई 1991 को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, ठीक है ना। हाँ, वो एक्चुअली मनमोहन सिंह ने जो बजट स्पीच दी थी ना, वो कल के दिन दी थी, कल 24 जुलाई 1991 को, ठीक है ना। तो वो चीज़ थी। तो एवोल्यूशन देखो एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा अगर बताने की कोशिश करूँ तो एवोल्यूशन एक्चुअल में ऐसा है, जैसे मान लो कि एक साइड पे यहाँ पे आप सोशलिज्म को मान लो, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक एंड पे कैपिटलिज्म पे, और ये मान लो बीच में कहीं मतलब फुल्ली मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में। तो पता क्या है, इंडिया पहले कहाँ पे था? इंडिया आप पहले मान सकते हो यहाँ पे कहीं पे था इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी ही, बट टिल्ट था हमारा सोशलिज्म की तरफ। 1991 के बाद हम कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गए, और आजकल हम कह सकते हैं इंडिया आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, पर टिल्ट हमारा थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट पड़ा, वो क्या है, एक तरह का टिल्ट ही तो दिखा रहा है हमारा। पहले तो देखो सारी चीज़ें, पहले इनफैक्ट ना बोलते हैं कि जैसे HMT की वॉचेज़ होती थी, वो वॉचेज़ भी गवर्नमेंट ही बनाती थी, ऊपर से कितनी वॉच बनानी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता था कि जिसका मन किया 1000 वॉचेज़ बना दी, नहीं, गवर्नमेंट बोल दिया कि 100 वॉचेज़ तूने बनानी है तो 100 ही बनानी है, 101 नहीं कर सकते। तो कंपनीज़ के पास उतना पावर नहीं होता था, हर चीज़ के पीछे लाइसेंस लगता था। लाइसेंस राज का जो वर्ड है वो वहीं से आया कि लाइसेंस, हर चीज़ के ऊपर लाइसेंस लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व हुई है। सर ये अभी करंट के सिनेरियो के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है, हालांकि समझने के लिए सही है कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में। हाँ, वो सही है, मतलब करंट के जो भी रिसेंट के पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से तो अभी कम चांसेस हैं, बिल्कुल वो बात है। बट देखो जैसे लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब इसके ऊपर चांसेस कम है, बट हाँ मतलब कम क्वेश्चंस आए हैं इससे, नो डाउट। बट अभी से जो पहले डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट है सारा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखो जान लो, अगर कहीं ना कहीं हो सकता है कि सोशलिज्म कैपिटलिज्म में देखो इनडायरेक्टली हो सकता है GS1 में कहीं हेल्प हो जाए, तो कहीं कुछ हो सकता है हेल्प हो जाए। थोड़े कम, डेफिनेटली कम क्वेश्चन आते हैं इसमें से आजकल, ये बात है कि एवोल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा आजकल, ठीक है। तो एक चीज़, चलो थोड़ा हिस्ट्री एंगल भी डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे बताओ कि इंडिया ने 1947 के टाइम पे सोशलिज्म को क्यों अडॉप्ट किया, कैपिटलिज्म की तरफ क्यों नहीं चले गए? सोच सकते हो, ये GS1 का क्वेश्चन बन गया अब कि इंडिया ने 1947 के टाइम पे ऐसा क्या लगा इंडिया को, या जवाहरलाल नेहरू या जिसको भी आप कहना चाहो, उनको ऐसा क्या लगा कि भैया हम यही मॉडल अडॉप्ट करें। वो डिस्कस किया कि टिल्ट सोशलिज्म की तरफ क्यों रखा, उधर क्यों नहीं रख दिया, वहाँ क्या दिक्कत थी?
को वर्टी था, उतना कैपिटल नहीं था कि इन्वेस्टमेंट हो सके, और क्या कहते हैं प्राइवेट प्लेयर्स उतने ज़्यादा नंबर्स में भी नहीं था, उतने ज़्यादा प्रॉस्पर्स भी नहीं थे। अगर सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा ध्यान दिया जाता, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता, तो फिर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती। गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत थी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत थी, इसीलिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पर थोड़ा सा और मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ, ठीक है, इस पे आता हूँ। देखो एक्चुअल में ना कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक फैक्टर्स थे उस टाइम पे। याद करो, एक ना नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, आई थिंक 1938 में बनी थी, है ना। तो 1938 में आप देख रहे हो कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बन रही, तो उनका कहीं ना कहीं झुकाव ही उस तरफ था। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनका इवन सरदार पटेल भी काफ़ी हद तक कह सकते हो, इनका ना झुकाव भी थोड़ा इस तरफ था। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी में ही हमने एक तरह से नींव रख दी थी कि हम थोड़ा सोशलिज्म की तरफ ही इंक्लाइन करेंगे, स्टेट होगा। लेफ्ट विंग पार्टीज उस टाइम बहुत सारी थी इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, लेफ्ट विंग पार्टीज इंडिया में उस टाइम बहुत सारी थी। एग्जाम्पल आपको पता होगा CPI वगैरह ना, आई थिंक, है ना, CPI हो गया, मुझे अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहे उन पार्टीज़ के, बट आपको पता है ये लेफ्ट विंग पार्टीज बहुत सारी थी उस टाइम पे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं झुकाव यही था इसी टाइप का कि हमें यही काम करना है। एक बॉम्बे प्लान आया था, तो बॉम्बे प्लान में भी यही डिस्कशन हुई थी कि हमें स्टेट को एक्टिव रोल होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल होना चाहिए, बट प्राइवेट सेक्टर का मतलब मेजर रोल कौन प्ले करेगा, दैट इज बाय द स्टेट। ये हो गए डोमेस्टिक फैक्टर। कुछ इंटरनेशनल फैक्टर भी थे उस टाइम पे, वो मुझे बताओ इंटरनेशनली ऐसा क्या हो रहा था। बिल्कुल ठीक है, USSR का ना राइज हो रहा था। सब लोग देख रहे थे कि USSR अचानक से, देखो एक्चुअल में सोशलिज्म USSR का ही देन है, एक तरह से कह सकते हो। रशियन रेवोल्यूशन हुई 1917 में, लेनिन आए, ठीक है, पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री, बोल्शेविक मेंशेविक हुआ, ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 की, तो उसके अंदर उसके बाद से रशिया का USSR का राइज हुआ, ठीक है, एक ये रीजन हो गया। और बताओ, देखो उस टाइम ना हालात ही ऐसे थे 1947 के आसपास या 1950 के आसपास, उस टाइम वर्ल्ड में यही चीज़ चल रही थी, मतलब उसके पहले चल रही थी कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म को धक्का पता कब लगा, बिल्कुल 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। उससे पहले लगता था कि एडम स्मिथ भाई साहब ने जो बोल गए वो बिल्कुल सही बोल गए हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में उन्होंने लिखा था कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ तब तक लग रही थी कि बिल्कुल सही है। पर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो पता लगा कि नहीं, कैपिटलिज्म में कुछ इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ निकल के आए। वहाँ से फिर थोड़ा सोशलिज्म को और पुश मिला। उसके साथ ही कुछ और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, पहला यही है USSR का एक राइज होना, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, फिर बाकी पॉइंट्स उसी से इमर्ज होते हैं कहीं ना कहीं कि कनीशियन इकोनॉमिक का राइज आता है, मार्शल प्लान था, स्टेट ने स्पॉन्सर किया था एक तरह से, न्यू डील प्रोग्राम आया था। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इंडिया को इस तरफ पुश कर रहे थे कि इंडिया एक तरह से सोशलिज्म की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड रहे। बाकी आप भी अपने प्लान आप बता रहे थे ना कि ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा ही नहीं था उस टाइम पे, 1947 में प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इस चीज़ों को कर पाए। उसके साथ ही देखो, जो कैपिटलिज्म होता है ना, वो तब वर्क करता है जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ठीक है ना। देखो कैपिटलिज्म की ऐसा भी बोला जाता है कि वो मतलब ना कि गरीबों की, वो अमीर को ज़्यादा अमीर कर देता है, गरीब को ज़्यादा गरीब कर देता है। अब इंडिया की उस टाइम पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इलिटरेसी तो पता नहीं 10-12%, मतलब लिटरेसी रेट इंडिया की 12% के आसपास थी शायद, ठीक है ना, डेटा एक बार देख लेना, मतलब ऐसे ना 20% से डेफिनेटली कम थी, 15% के आसपास थी कहीं पे, तो लिटरेसी रेट कम थी, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। ऐसे केसेस में कैपिटलिज्म को लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये डोमेस्टिक फैक्टर्स का भी रोल था, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का भी रोल था, जिसने हमें पुश किया कहीं ना कहीं हमारी, कि हम उस तरह से टिल्टेड रहें। और ये ग्रोथ रेट थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई गई है कि इस तरह से इंडिया की GDP ग्रो हुई है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि पहले 40 साल लगभग हम यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी कम ग्रोथ से हुए थे। इसको एक तरह से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, सुना होगा वर्ड, बहुत कम रेट 3 से 4% के बीच में ग्रो कर रहे थे। बट फिर 1990 कह लो या 1985 से कह लो, हमने अच्छी खासी ग्रोथ देखी है उसके बाद से, स्पेशली जो 2000 से लेके 2007-8 तक टाइम था, उसके बाद भी कुछ साल हमारे अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाती है कि किस तरह से हमने LPG रिफॉर्म जो लेके आए, उनका क्या रोल हुआ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट समझ आया। अभी एक चीज़ 2 मिनट लो और मुझे बताओ कि क्या क्या पॉजिटिव्स होते हैं कैपिटलिज्म के, क्या नेगेटिव्स होते हैं कैपिटलिज्म के, सोशलिज्म के क्या पॉजिटिव्स हैं, सोशलिज्म के क्या नेगेटिव्स हैं। 4-5 पॉइंट्स मुझे बताओ, ठीक है ना। ये एक बार सोचो, बताइए।
कैपिटलिज्म के कुछ एक दो पॉलिटिक्स में बोल सकते हैं कि हाई ग्रोथ रेट, रैपिड डिसीजन मेकिंग, ग्लोबल प्रैक्टिसेस कैन बी अडॉप्टेड इजीली और मोर फास्टली। ठीक है। नेगेटिव्स में कह सकते हैं कि लार्ज स्केल इनइक्वालिटी विल इंक्रीज एंड वल्नरेबल सेक्शन और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। ठीक है, पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। इनके रिगार्डिंग डेटा भी दे सकते हो साथ साथ में, डेटा भी सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा डेटा से। पॉइंट लग गए। अभी 1991 के बाद इंडिया की ग्रोथ रेट हुई है, ये इंडिया का डेटा हो गया। यूएस का एग्जांपल दे सकते हो कैसे, मतलब उन्होंने किस तरह से, या फिर ना इवन जैसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ेंगे तब मैं आपको कुछ और डेटा बताऊंगा। जैसे 2006 से लेकर 16 के बीच में ना इंडिया ने लगभग 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर लेके आए हैं। पहले इंडिया इतना काम नहीं कर पाई पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालने के लिए, पॉवर्टी पे इतना काम ही नहीं कर पाई इंडिया। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ रेट, अभी ग्रोथ रेट देखिए कितनी अच्छी चल रही है इंडिया की। ये सारे पॉइंट्स आपको सब्सटेंशिएट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसी तरह से जो आप नेगेटिव्स बोल रहे हो वो भी पॉइंट्स आप दे सकते हो कि इंडिया में नेगेटिव्स में क्या है, इनइक्वालिटी बोला। इनइक्वालिटी के लिए कौन सा देना है, ऑक्सफैम रिपोर्ट। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए। और सोशलिज्म के कुछ बता सकते हो, जो इसके नेगेटिव्स है ना वही काफ़ी हद तक सोशलिज्म के पॉजिटिव्स में डाले जा सकते हैं। सारे नहीं, डिट्टो नहीं करना, कुछ पॉइंट्स उसके वहाँ पे आ सकते हैं। जैसे देखो मार्केट कैन की प्राइसेस इन चेक। ठीक है, कैसे? तो सोशलिज्म नहीं नहीं, ये कैपिटलिज्म की बात हो रही है। मार्केट क्या है? मार्केट कैपिटलिज्म। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है दरअसल में, ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। होता क्या है ना कि कब जब भी किसी चीज़ का, जब भी मान लो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो क्या करेंगे लोग, उसी चीज़ को प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। मान लो ना कि ये जैसे ये मार्कर है, ठीक, या जो भी है, ठीक है, तो इसका प्राइस आज 100 रुपये चल रहा है, पर आपको लगेगा नहीं यार ये 100 रुपये का है नहीं, इसको बनाने में शायद 20 रुपये लगे होंगे और लोग बेच रहे हैं 100 का। तो आप क्या करोगे, आप अपनी फैक्ट्री लगा लोगे। फैक्ट्री लगाई, आपने प्रोड्यूस करने लग गए 30 रुपये के, 40 रुपये के, 50 रुपये के आप बेचने लग गए। कहीं ना कहीं उसका प्राइस जो एक्चुअल होगा ना उसके ऊपर आ जाएगा, 50 रुपये के ऊपर अपना प्राइस आ जाता है। इसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड की थ्योरी, एडम स्मिथ ने दी थी, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट्स के हिसाब से प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं जनरली। रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूजेज होता है। ठीक है, इनोवेशन को इनकरेज करता है। देखो सोशलिज्म में पता क्या होता है, सोशलिज्म में आपको हर चीज़ बता दी जाती है कि ऐसे करना है। अब आप देखो 1991 से पहले क्या हो रहा था, एक ही गाड़ी थी इंडिया में, 1-2 गाड़ियाँ होती थी, वॉच 1-2 होती थी। आज देख लो कितनी सारी वॉचेज़ के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, पहले BSNL ही चलता था, आज जियो है, एयरटेल है, ना जाने क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। पहले कोल्ड ड्रिंक की कंपनियाँ से 1-2 होती थी, आजकल तो लाइन लगी पड़ी है, रोज़ एक नई कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। ठीक है ना, किसी चीज़ में लैपटॉप देख लो, लैपटॉप इतने सारे, मोबाइल देख लो, मोबाइल क्या है उस टाइम, मतलब मोबाइल तो होते ही नहीं थे उस टाइम, वो तो चलो अलग चीज़ होगी, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी ना वो होती ही नहीं थी उस टाइम पे। जब कैपिटलिज्म आता है, मार्केट आता है, तो इनोवेशन प्रमोशन होती है, इनोवेशन के साथ चॉइसेस आती हैं। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर सॉवरेनिटी बोलते हैं, ये भी इनफैक्ट या तो इसी का ही वर्ड है, इकोनॉमिक सर्वे ने काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। समझ रहे हो कि कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है जब हम मार्केट्स की बात करते हैं, कि कंज्यूमर इज़ द की। ठीक है ना, वेल्थ क्रिएशन होती है मार्केट्स के थ्रू, एग्रीगेट वेलफेयर, कहीं ना कहीं मतलब सबका बेनिफिट हो जाता है मतलब। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ डेटा दे सकते हो, जैसे इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया ने काफ़ी इंप्रूव किया है पिछले सालों में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है एक, उसमें इंडिया ने काफ़ी इंप्रूव किया हुआ है, उसको इसके साथ रिलेट कर सकते हो। पर मार्केट्स क्या नहीं कर सकती, वो है कि पब्लिक गुड्स नहीं दे सकती। जैसे कि मान लो हेल्थ हो गया, हेल्थ मतलब पब्लिक गुड, चलो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन छोड़ो, पर कहीं ना कहीं आप देखो, जैसे अभी आप जाते हो किसी ना XYZ हॉस्पिटल, मेदांता हो गया या फिर फोर्टिस हो गया या और मैक्स हो गया, यहाँ पर आम इंसान इलाज नहीं करवा सकता। ये डिसएडवांटेज है कहीं ना कहीं मार्केट्स का। उसके साथ ही मोनोपोली हो सकती है। ठीक है ना, एक्सटर्नलिटीज़ एक पॉइंट आ जाता है, वेल्थ इक्विटेबली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती, जो आप ऑक्सफैम की बात कर रहे हो। एथिकल प्रैक्टिसेस का ये चीज़ नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं सारा काम क्या है, सारा काम है इन द एंड प्रॉफिट मोटिव, कि प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कमाई है, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। ये एथिक्स वगैरह पीछे रह जाते हैं इन कैपिटलिज्म। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लिख लोगे। ये ऑक्सफैम का डेटा भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये ऑक्सफैम का डेटा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में, जहाँ पे जो यूज़ करना होगा वो कर लेना अपने हिसाब से। जैसे पहला है टॉप 10% के बाद 77% वेल्थ है इंडिया में। ये 70 क्या है, इंडिया
70 न्यू मिलियनर्स हर साल करता है, ठीक है ना। बाकी पॉइंट्स भी आप देख लो कि कहीं ना कहीं इतने इश्यूज़ हैं। तो ये ऑक्सफैम का इनइक्वालिटी का इंडेक्स आप मेंशन कर सकते हो कि इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी इंडिया में है। पॉइंट समझ आया? ठीक है, ये था मेजरली एवोल्यूशन, जो किस तरह से हमारी इकोनॉमी इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो। एक देखो चर्चा चल रही है आजकल यूबीआई के बारे में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। वैसे आजकल नहीं, काफ़ी सालों से ही चल रही है। इवन ना कहीं हो सकता है कि इसके ऊपर कभी ऐसे भी पूछ लिया जाए, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि यूबीआई क्या है। कोई आप में से कोई डिस्कस करना चाहे ये यूबीआई के क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, नेगेटिव्स क्या है, 2 मिनट ले लो चाहे। मैं पता क्या चाहता हूँ, देखो एग्जाम में भी देखो जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन आपको पढ़े हुए नहीं आएंगे, कुछ भी करके चले जाओ। आपको हो सकता है 16 आते हों, 15 के बारे में पढ़ा हो, 17 आते हों, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पहली बार ही वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, नाम सुना हुआ होगा पर कभी पहले उसके रिगार्डिंग ना पॉइंट्स आपके पास रेडी नहीं होंगे डायरेक्टली कि अच्छा ये 5 पॉइंट है मैं लिख दूंगा जाके, नहीं, वो आपको वहाँ पे इन द स्पॉट सोचने पड़ेंगे, उनको फटाफट लिखना पड़ेगा। टाइम बहुत कम होता है मीन्स के अंदर। तो अभी 1 मिनट लेके सोचो कि यूबीआई क्या है, क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं। सोच लो 1 मिनट, ध्यान दो थोड़ा। Sir, we can say that it can generate the demand in the market. कैसे? सर हम पैसा देंगे लोगों को तो लोग फिर डिमांड करेंगे, तो उससे फिर आप कह रहे हो कि ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ सकती है। डिमांड बढ़ेगी तो और क्या, सप्लाई। चलो ठीक है, ओके। सर डेवलपमेंट होगा। पॉलिटिक्स में बोल सकते हैं यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देता है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। यूपीआई की बात नहीं कर रहे हैं, यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई के बारे में सोचो। हाँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी। ये थोड़ा बेटर पॉइंट है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है ना। हाँ, और बताओ। जैसे सब्सिडी में भी लीकेज है तो लीकेज कम होगी। ये देखो ये वाले पॉइंट्स चाहिए, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। कहीं ना कहीं देखो हो क्या रहा है, जैसे आजकल तो नहीं बट पहले ऐसा एक डेटा भी होता था कि अगर हम यहाँ से अगर गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने 1 रुपया देना है जिस भी पर्सन को, गरीब को, तो उसके पास शायद 20 पैसे ही जाते थे। बीच में लोग पता नहीं किसने खा लिया पैसा, किसी ने खा लिया, ऐसा चलता रहता था। आजकल उतना नहीं है मुझे पता है, पर कहीं ना कहीं आजकल भी थोड़ा बहुत लीकेज कहीं ना कहीं है। जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाता है। अब आपने भी कई बार देखा होगा ना कि कई ऐसे अमीर लोग हैं, उन्होंने अपना BPL कार्ड बनाया हुआ है। कई ऐसे गरीब है जिनके पास खाने को ही नहीं, कुछ नहीं है, उनको खाना ही नहीं मिल रहा, उनको BPL कार्ड ही नहीं है उनका बना हुआ। इनको पता क्या बोलते हैं? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। सुना है बड़ी गवर्नेंस में, शायद आप या तो पढ़ लोगे थोड़े दिनों में, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। इंक्लूजन एरर मतलब कि किसी उस बंदे को ऐड कर दिया जिसको ऐड नहीं करना था। एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड, मतलब कि किसी जिस बंदे को इंक्लूड होना चाहिए था वो एक्सक्लूड हो चुका है। जैसे PDS के केस में सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना कि जिनको खाना मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिले जा रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि देखो एक्चुअल में क्या है, जब हम UBI की जनरली बात करते हैं ना, तो हम बोल क्या रहे हैं कि दूसरी स्कीम्स को हटाकर उनको जनरली ना करने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी स्कीम्स के जो नेगेटिव्स होंगे वो कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं। जैसे कंज्यूमर के पास चॉइस आएगी, अब भैया मुझे खाना ही नहीं है, मान लो मेरे पास मतलब जैसे कुछ भी ना कि गवर्नमेंट ज़बरदस्ती कोई चीज़ दे रही है हमें, उसकी जगह मेरे पास अगर 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपये से मैं चाहे चावल खाऊं, चाहे मैं रोटी खाऊं या दाल खाऊं, क्या कोई सब्जी खाऊं, ये मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं चावल ही खा रहा हूँ कि मुझे 5 किलो चावल दे दिए, तो मेरे पास चॉइस कहाँ गई मेरी, ठीक है ना। चॉइस वाला ये पॉइंट हो गया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर हो गया। और बताओ क्या कुछ नेगेटिव भी लगते हैं? अगर नेगेटिव नहीं होते तो आज तक कर नहीं देते ये कुछ। Positives में we can add women empowerment point also in this, or it will कैसे बताओ, मतलब वही फिर से सर चॉइसेस वाली बात, अगर वुमेन्स को पैसा ट्रांसफर करना अच्छा, उस सेंस में। हाँ ये भी देखो, ये इन्होंने वैसे पॉइंट चलो बताया है, इसको ना कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ना कोई मतलब डेटा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कि जब भी कहते हैं कि एक वुमेन के पास पैसा जाता है ना, तो वो स्पेंडिंग पता कहाँ पे जाती है, वो जाती है एजुकेशन और हेल्थ में। जैसे फॉर एग्जांपल ना आपका GS2 के अंदर वो टॉपिक है पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम में आप देखो जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया, उसके बाद वुमेन की हमने 33% वो कर दिया रिजर्वेशन, ठीक है ना। और कुछ जगह पे उनको वो भी बनाया गया सरपंच वगैरह। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि जिन जगह पे वो सरपंच बने, जो फीमेल सरपंच बनी, तो उन्होंने पैसा खर्च किया लोगों की हेल्थ को सुधारने में, लोगों की एजुकेशन को सुधारने में।
एक ना वो राजस्थान की एक वो है, बहुत ही फेमस है, एक मतलब कुछ 25-26 साल की या 30 साल से भी कम की एक महिला है, मतलब वो सरपंच बनी थी और उन्होंने गांव का नक्शा ही चेंज कर दिया। बहुत ही फेमस है, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, क्या नाम है, मैं चेक कर लेता हूँ अभी। वो एक्चुअली मतलब ना शी वॉज समवन की पता नहीं MBA ग्रेजुएट थी, कहीं लंदन से पढ़ के आई, वो अपने विलेज का सरपंच बनी एंड उन्होंने वहाँ पे उसको बहुत अच्छे से अपने विलेज की पूरी चेंज ही कर दी। तो आप ना, अगर ये क्वेश्चन आ चुका है UPSC में कि क्या ये सक्सेसफुल था, समथिंग ऐसा क्वेश्चन कि 73rd 74th अमेंडमेंट, क्या वुमेन को रिजर्वेशन देने से क्या उनको फ़ायदा हुआ, एक सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते होंगे। तो पॉजिटिव्स भी थे पर कुछ नेगेटिव्स भी थे कि इस सरपंच पति जैसे कॉन्सेप्ट हमारे पास आने लग गए। हाँ, छवि रजावत है उस सरपंच का नाम, छवि रजावत। तो एक सोडा विलेज है, मतलब जयपुर के पास में, वहाँ पर ये ऐसा बोलते हैं कि MBA टर्न सरपंच है और इन्होंने पूरा अपने विलेज का नक्शा ही बदल दिया है। तो इस तरह से कुछ ना ये आपको वहाँ पे हेल्प हो सकती है। तो वो पॉइंट भले UBI का था बट आप उसको वहाँ पे लिंक कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज बैक टू टॉपिक UBI। तो और बताओ और क्या पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव्स हैं। चलो पॉजिटिव्स 3 बता दिए आप सभी ने मिलके, मुझे नेगेटिव्स बताओ कि क्या नेगेटिव्स लगते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है इसको इम्प्लीमेंट कर दे, क्या दिक्कत आ रही है। 3 पॉजिटिव्स तो हैं हमारे पास। हाँ, ये पॉइंट आना चाहिए दिमाग में। देखो इन्फ्लेशन, समझ रहे हो, जैसे अब प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं ना कि नया पैसा जब छाप रहे हो, लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है उससे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चलो पहले आप क्या दे रहे थे, लोगों के हाथ में खाना दे रहे थे या जो भी दे रहे थे, अब खाने की जगह आप पैसा दे रहे हो, मार्केट में पैसा बढ़ गया। इसको भी लिंक कर देना, जो हमने पढ़ा नहीं आज मॉनेटरी पॉलिसी के इश्यूज़, वहाँ पे भी इश्यूज़ को ऐड कर सकते हो कि वो नहीं कर पा रहे। तो हाँ, इन्फ्लेशन हो गया। और पॉइंट बताओ। बिल्कुल, ये भी पढ़ के आए हैं हम। गवर्नमेंट का ऑलरेडी देखो खर्चा कितना ज़्यादा हो रखा है। पिछले साल 9.2% के ऊपर फिस्कल डेफिसिट था। अब पता नहीं फिस्कल, अब इसको UBI को इम्प्लीमेंट कर देंगे, पता नहीं कितना पैसा लगेगा इसके ऊपर, लाखों करोड़ और खर्च कर दो। पहले ऑलरेडी इतना खर्चा चल रहा है यहाँ पे। पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं ये, कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने की कोशिश करो। और बताओ। बिल्कुल, ये लॉजिकल चीज़ें हैं यार। अगर देखो कहीं ना कहीं, अगर मतलब मुझे पता है कि मुझे हर साल 10,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं काम ही नहीं करूँगा, मैं क्यों काम करूँ फिर। फ्रीबीज का कल्चर बढ़ता है। बिल्कुल, फ्रीबीज का कल्चर बढ़ सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। लोग लेथार्जिक हो सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब ये पॉइंट्स हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हो ही जाएंगे, आपको भी ऐसा नहीं लिखना कि हो ही जाएंगे, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ ना, 3-4 पॉइंट्स आपने बता दिए। एक्चुअल में ना ये कोविड-19 के टाइम से डिस्कशन चल रही है कि लोगों के पास ना उस टाइम पैसा वैसा नहीं था, तो कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि कोविड-19 तो उस वजह से UBI जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और यहाँ से एक और पॉइंट भी निकल सकता है, पता क्या, कल को हमारी कंट्री में कोई डिजास्टर आ जाए, कोई क्लाइमेट चेंज के वजह से कोई इशू आ जाए, वहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए क्या हो सकता है, अगर UBI ऑलरेडी मिल रहा है तो वहाँ पे वो जो पैसा उनको मिल रहा है तो वो हेल्प कर सकता है। ये एक और पॉजिटिव हो गया इसका। उसके साथ ही देखो ये जो UK वगैरह ने भी ना, उन्होंने भी अनाउंस किया था, तो उस वजह से भी न्यूज़ में था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको पता है, ये जैसे यूनिवर्सल का मतलब समझना, यूनिवर्सल का मतलब हर किसी को मतलब चाहे वो अंबानी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बहुत ही मतलब ना बहुत ही पुअर कैटेगरी का बंदा है, तो वहाँ पर हर बंदे को पैसा मिल रहा है, यूनिवर्सल। फर्क नहीं पड़ता आप करोड़ों कमा रहे हो, लाखों कमा रहे हो, 1000 कमा रहे हो, कुछ नहीं कमा रहे, आपको पैसा मिलेगा। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल। अनकंडीशनली वर्ड है ना, अनकंडीशनली टू ऑल सिटीजन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। ऐसा नहीं होता कि फैमिली को मिले, कि फैमिली को 5,000 दे दिया, नहीं, आपके पापा को 1,000, आपकी मम्मी को 1,000, आपको 1,000, आपके भाई को 1,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी देता हूँ अगर क्वेश्चन आए तो। देखो इकोनॉमिक सर्वे ने इस तरह की डिस्कशन करी थी 2016-17 का, और उन्होंने पता क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हम 7,000 के करीब पैसा हर महीने हर सिटीजन को दें, ठीक है जी। उसी तरह से ये सेवा के बारे में पढ़ा है आपने, हाँ NGO कह सकते हो, या फिर इवन ना SHG कह सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप्स, SHG कह सकते हो, ठीक है। GS2 का ही टॉपिक है आपका SHG। तो ईला भट्ट करके नाम पर्सन है, काफ़ी फेमस है ईला भट्ट, तो उनकी है सेवा, तो वो यूनिसेफ के साथ इस तरह की चीज़ें कर भी रहे हैं, ठीक है। आप जो इस बार मेंस दे रहे हैं ना, ये SHG के एग्जांपल लिख के आने हैं अगर SHG के ऊपर क्वेश्चन आया, मतलब जैसे NGOs के ऊपर क्वेश्चन आया ना, तो NGO के रिगार्डिंग एग्जांपल्स ध्यान में रखना कि अच्छा एक NGO सोच के जाओ कि अच्छा एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर इवन NGOs के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो एक एग्जांपल आपके पास
ऐसी एनजीओ को होना चाहिए जो एजुकेशन की फील्ड में हो। बताओ कोई। प्रथम, ठीक है। हेल्थ की सेक्टर फील्ड में भी इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। कोविड-19 के टाइम देखो बहुत सारी एनजीओ ने काफ़ी हेल्प करी, वहाँ से किसी को उठा के देख सकते हो, ठीक है। पात्र फाउंडेशन, अक्षय पात्रा फाउंडेशन वो करती है, स्टूडेंट्स को खाना खिलाती है, हाँ, मिड डे मील में हेल्प करती है। इसी तरह से कुछ और सेक्टर्स में, इस तरह से इन्वायरमेंट में देख सकते हो, कुछ बहुत सारी ना बच्चों के लिए आती हैं। इवन जैसे GS1 में आपका टॉपिक है एल्डरली करके, तो कुछ ऐसी एनजीओज का एग्जांपल होना चाहिए जो आपको एल्डरली के लिए जैसे हेल्प एज इंडिया करके एक है, हेल्प एज इंडिया, वो एक एनजीओ है, वो यहाँ पे काम करती है। उसी तरह से आपका एक टॉपिक है वुमेन, GS1 के अंदर भी है, 2 के अंदर भी है, वहाँ पे वुमेन के लिए कुछ काम करती है एनजीओज, नन्ही छाँव हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, गूंज है एक। तो इस तरह से जो जो आपके टॉपिक्स हैं, एक तो मैंने नहीं सुनी, हो सकता है हाँ होंगी, मतलब बहुत सारी एनजीओज हैं यार, मतलब तो उनके रिगार्डिंग भी होना चाहिए डिस्कशन। आप तो आपके पास एग्जांपल्स होनी चाहिए जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो। देखो जो वैल्यूडेशन की बातें होती है ना, ये जैसे आप अभी पॉइंट्स दे रहे हो मुझे कि ये हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगा, जब तक उनके साथ डेटा नहीं होगा, आपके पास GS2 बाकी है और सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, ये पॉइंट सब दे सकते हैं कि जीडीपी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो, उससे पैसा आ जाएगा, इससे पैसा आ जाएगा, वो पॉइंट्स को थोड़ा सब्सटेंशिएट भी करो, वो थोड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो एग्जांपल जब एनजीओ एसएचजी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो एग्जांपल्स जितने बढ़िया होंगे, rather than saying कि अच्छा एनजीओ से क्या बेनिफिट्स है, मानो सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप बोल दोगे कि सभी लोगों की हेल्प करते हैं, ये यहाँ से खाना, ये हंगर मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगी तो कहीं ना कहीं सब्सटेंशिएशन से बेटर आएगा, ठीक है जी। देखो सिक्किम गवर्नमेंट के रिगार्डिंग भी न्यूज़ में था कि सिक्किम गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट ना डिस्कशन किया है कि ये UBI को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर कांग्रेस ने भी बोला था कि हम इस तरह का कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हाँ, एक तरह का देखो सेफ्टी नेट मिल जाता है, ये एक्चुअली आपके ना प्रहार में से मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, वहाँ से ही सेफ्टी नेट मिल जाता है। जैसे AI वगैरह की बात हो रही है ना कि आने वाले टाइम में कुछ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से कुछ लोगों के इम्पैक्ट आ सकता है, तो उनको एक सेफ्टी नेट आ सकता है। डिज़ास्टर से रिलीफ आ सकता है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे अगर लोगों के हाथ में पैसा होता तो उनको वो हेल्प करता। उसके साथ ही लीकेजेस वाला जो पॉइंट आप बता रहे थे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की फुलफिलमेंट के लिए हेल्प हो सकता है, सोशल जस्टिस में हेल्प हो सकती है, लास्ट माइल डिलीवरी, ठीक है ना, लास्ट माइल डिलीवरी ये आपका गवर्नेंस का एक कीवर्ड है, लास्ट माइल डिलीवरी गवर्नेंस का कीवर्ड है ये आपका। सोशल जस्टिस तो आपका चलो टॉपिक ही है, ठीक है, पर कुछ इश्यूज़ हैं। देखो इश्यूज समझते हैं कि क्या इश्यूज़ क्या हैं। एक तो देखो इशू पता क्या है, फाइनेंशियल मॉडल कि किस तरह से होगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग अपनी राय देते हैं, कुछ बोलते हैं कि जो स्कीम्स हैं उनको बिल्कुल हटा दो, कुछ बोलते हैं जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं जैसे मनरेगा हो गया, PDS हो गया, इनको कुछ को रखो, कुछ को हटा दो। कुछ बोलते हैं कि यहाँ से जो पैसा कहाँ से आएगा इसके अंदर, कुछ बोलते हैं कि टैक्स को बढ़ा दो, पर टैक्स बढ़ाया और लोगों के हाथ में फिर पैसा दिया, फिर कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, तो कहीं ना कहीं पैसा आएगा कहाँ से, वो एक इशू रहता है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट का एक आपका सब हेडिंग बना सकते हो, ठीक है, रेदर देन राइटिंग 1 2 3 4 आप लिखो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कुछ इश्यूज हैं। उसके अलावा फेडरल चैलेंज है। फेडरल चैलेंज कैसे, अब ये पैसा कौन देगा, सेंटर देगा, स्टेट देगा। आपका फेडरलिज्म GS2 का टॉपिक है, पढ़े हैं फेडरलिज्म के इश्यूज, पढ़ लिए क्या क्या फेडरलिज्म के इश्यूज हैं, GS2 में पढ़े होंगे ना। आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, मतलब आप देखो ममता बनर्जी और सेंटर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कुछ उसमें चल रहे थे, दिल्ली और सेंटर में तो कब से चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ इश्यूज, ठीक है। तो सारे फेडरलिज्म के इश्यूज हैं। उसके पहले भी 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है फेडरलिज्म के ऊपर काफ़ी। उसके पहले हम GST डिस्कस करेंगे, GST के ऊपर भी फेडरलिज्म के ऊपर इश्यूज आते हैं। तो इस तरह से ये भी एक फेडरलिज्म का इशू है कि कल को अगर सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करती है पैसे देने का, कल को अगर ममता बनर्जी ने या किसी और गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं कर रहे अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट, तो कैसे चलेगा फिर? यूनिवर्सल का यूनिवर्सल तो रहा ही नहीं, जो मेन पॉइंट था यूनिवर्सल वो तो रहा ही नहीं, तो फेडरल चैलेंज हो गया। उसके साथ ही बेनिफिशरीज वाला एस्पेक्ट भी आता है। अब इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे भैया कि अंबानी जी को भी पैसे मिल रहे हैं, मुझे भी मिल रहे हैं, गरीब को भी मिल रहे हैं, तो गरीब का भला कैसे हो रहा है अगर उनको भी पैसे दे दिए हमने जो बहुत अमीर हैं? तो ये चीज़ जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, कि रिच को भी उतनी ही आप सपोर्ट कर रहे हो जितनी आप गरीब को कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा देखो डेटा बहुत अजीब है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, नीति आयोग के जो CEO है ना अमिताभ कांत जी, उन्होंने बोला है कि ये 20% लोगों को दो। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बोलती है कि वो वुमेन को दो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, जो वुमेन हेड्स हैं।
नीति आयोग के सीईओ बोलते हैं 1,000 रुपये महीने का दो, और इकोनॉमिक सर्वे बोलता है 7,000 रुपये महीने का दो। तो इतना फ़र्क कैसे आ रहा है? एक बोल रहा है 1,000 रुपये देने से बात बन जाएगी, एक बोल रहे हैं कि 7,500 रुपया 2 महीने का। तो हमें पता ही नहीं लग रहा है एग्जैक्टली कि हमें पैसा अगर दें तो कितना दें, किसको दें, कैसे दें। ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं इनके, मतलब प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। ये फाइनेंशियल चैलेंजेस तो हैं ही हैं, ये बाकी चैलेंजेस भी, पर प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। ये कुछ फर्दर बेनिफिट्स हैं, ठीक है, हमने मोस्टली डिस्कस कर ही लिए। एक ये पॉइंट देख लो, एक ये फर्टिलाइज़र वाला ना मैं आपको डिस्कस भी करवाऊंगा, ठीक है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है इधर से ना। एक ये इशू है फर्टिलाइज़र वाला, अभी डिस्कस किया था ना वो कि 2.3 लाख करोड़ आई थिंक हमने देखा सब्सिडी पे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, वो स्टार्टिंग में जो ग्राफ देखा था। तो कहीं ना कहीं देखो होता पता क्या है कि यूरिया के ऊपर ना सब्सिडी दी जाती है, और यूरिया के ऊपर सब्सिडी देने की वजह से बहुत ही हद से ज़्यादा यूज़ किया जाता है यूरिया का। थोड़ा सा अगर देखो आपको पता भी होगा, जैसे ना जो प्रिस्क्राइब्ड है, एक होता है NPK की रेशो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की रेशो, ये 4:2:1 प्रिस्क्राइब करी गई है। पर यूरिया का इतना ज़्यादा यूजेज हो जाता है कि ये कुछ ऐसे चल रही है, कुछ 7.3:1 कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट ये नहीं है, 7.2.5 कुछ रेशो 1 इस तरह की रेशो हो रखी है। क्यों? क्योंकि यूरिया का बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा है। तो अगर कल को UBI जैसी स्कीम आ जाएगी और ये जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी हम इसको हटा दें, ये चीज़ें रुक सकती हैं। सब्सिडी यूरिया वगैरह कम यूज़ होगा, फर्टिलाइज़र कम यूज़ होंगे, कहीं ना कहीं क्या होगा, लोगों को हेल्थ उनकी सुधरेगी। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स जो होते हैं यूरिया की वजह से, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स जो होते हैं उसको हटा सकते हैं। और साथ ही साथ देखो एनवायरनमेंट के अंदर भी आप यूट्रोफिकेशन वगैरह पढ़ते हो, वो जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो वो क्या होते हैं, वो बह के पानी में जाते हैं, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो वो सारे इन्वायरमेंट बेनिफिट्स भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देख रहे हो कहाँ इकोनॉमी का टॉपिक था और कहाँ इन्वायरमेंट के साथ रिलेट हो गया। उसके साथ ही कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो FCI को ग्रेन स्टोरेज करनी पड़ती है अपने गोडाउन्स में। कल को अगर ये चीज़ स्टोरेज करनी ही ना पड़े, पैसा बच गया, लोगों को पैसा देना खाने के लिए, तो पैसा दे दो सीधा। आजकल ई-रूपी का भी चल रहा है, पढ़ा होगा ना ई-रूपी, तो कहीं ना कहीं ई-रूपी में भी कहीं ना इस चीज़ को, मतलब ऐसे UBI तो नहीं है वो एग्जैक्टली, पर वो लोगों को पैसा देने का एक जरिया बन चुका है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ही है। वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर मतलब देखते हैं कैसे इंप्लीमेंटेशन होती है, पर चीज़ अच्छी लग रही है कि पर्पस स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक भी है, ठीक है। उसके अलावा फ्रीडम टू चूज़, ठीक है ना, फ्रीडम टू चूज़, ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी वर्ड है फ्रीडम टू चूज़। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअली में जैसे अमर्त्य सेन है, ठीक है ना, सबको पता है अमर्त्य सेन जी के बारे में। तो उन्होंने बोला था कि एक तरह से ना कि अगर मतलब असली डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, असली डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जब इंसान के पास पावर होनी चाहिए चूज़ करने की, कि वो क्या करना चाहता है, वो उसके पास एक तरह की पावर होनी चाहिए कि वो उसी चीज़ को चूज़ कर पाए कि क्या खाना है। अगर उसके पास वो पावर है, ये क्या मुझे अपनी लाइफ में क्या किस लेवल तक जाना है, उसके पास वो चूज़ होना चाहिए, पावर होनी चाहिए चूज़ करने की कि मेरी लाइफ का क्या पोटेंशियल है, मैं उसको कैसे उस तरफ जाऊँ। ये चीज़ होती है पावर टू चूज़। तो इसको आप UBI के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। कुछ सोशल बेनिफिट्स हैं, ऐसा ना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिकली, कि ऐसा देखा गया कि नामीबिया हो गया या फिर ये कोई और कंट्री है, इनमें अगर जब UBI को इम्प्लीमेंट किया गया था तो वहाँ पे क्राइम रेट में कमी आ गई। तो ये एज अ इंटरनेशनल एग्जांपल आपके हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपका पॉइंट था वो वाला पॉइंट भी है, ठीक है। उसके साथ ही डीमेरिट्स में एक रघुराम राजन जी ने बोला है कि 7 लाख करोड़ का बर्डन आएगा, जो कि सेंस नहीं बनाता, ठीक है ना, इतना बड़ा बर्डन, राइट। पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं कुछ ना कुछ। अब मनरेगा एक बार इम्प्लीमेंट हो चुकी है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से सोचो, आपने कल को UBI इम्प्लीमेंट कर दिया, सोचो UBI इम्प्लीमेंट हो चुका है, पर हमें पता लगता है कि UBI से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो क्या आप उसको वापस ले पाओगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग हड़ताल कर देंगे कि नहीं भैया, हमें तो महीने के 5,000 मिल रहे हैं, आप ऐसे कैसे वापस ले रहे हो। हाँ, MSP इशू भी देखो, MSP वापस लेना लगभग मुश्किल। इनफैक्ट ना देखो, कोई भी ऐसे ना मतलब पॉपुलिस्ट स्कीम जब आ जाती है उसको वापस लेना लगभग मुश्किल हो जाता है। आप जैसे एग्जांपल सोचो, जैसे दिल्ली की मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है कुछ यूनिट्स तक, पंजाब में भी मिलने लगी आजकल तो, ठीक है। अब कोई गवर्नमेंट कल को अगले 5 साल में कोई पावर में आती है और वो बोले कि हम ये इसको हटा रहे हैं, लोग तो उसको मतलब कहेंगे कि भैया आप जाओ, ठीक है ना, अगले साल अगले इलेक्शन में देखना इससे एक लेवल ऊपर ही वो बेनिफिट्स देंगे ना।
आज अगर कोई गवर्नमेंट 500 रुपये देती है किसी ना किसी को, महिलाओं को या जिसको भी देती है, अगली बार वो इससे ज़्यादा देंगी 1000 रुपया। क्यों? क्योंकि उनके वोट बैंक है एक तरह से। तो उसी तरह से अगर यूबीआई एक बार इंप्लीमेंट हो जाए, गवर्नमेंट को पता लगे कि भैया ये काम नहीं कर रही, तो उसको वापस लेना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा सर हाँ बताओ। in exam can we write that the statement which is given in the quote like this Raghuram Rajan has said regarding this, or is it यार मतलब नाम दे सकते हो, मतलब एग्जैक्ट ऐसे मत लिखना, ऐसे लिख सकते हो कि मतलब एक्सपर्ट्स के द्वारा ठीक है ना, कि हाँ मतलब नेम दे सकते हो, डॉक्टर रघुराम राजन का नाम लिख सकते हो, बट मोस्ट एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग डॉक्टर रघुराम राजन हैव, मतलब इस तरह से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो फेमस, अगर कोई फेमस बंदा है ना, उसके लिख सकते हो उसका पॉइंट, अमर्त्य सेन का कोट कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट मैं जब डेवलपमेंट वगैरह आपको बताऊंगा या पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वहाँ कुछ कोट्स ऐसी भी होंगी जो अमर्त्य सेन ने दी होंगी, तो उनके नाम डेफिनेटली आप लिख सकते हो। ये करंट वालों के लिए लिख सकते करंट वाले जैसे हैं? जैसे अगर कभी शक्तिकांत दास अगर कुछ सजेस्ट दे सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, आरबीआई गवर्नर है हमारे, बिल्कुल दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब या फिर आप ऐसा लिख सकते हो ना कि आरबीआई की ये सोच है इस टाइम पे, तो आरबीआई, वो तो अभी आरबीआई की ही है ना, तो इस तरह से ये दे सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है, दे सकते हो, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट का हो गया, ये इवन जैसे हमारे ना प्राइम मिनिस्टर का भी आप एग्जांपल दे सकते हो, समझ रहे हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर कई बार ऐसे बोल देते हैं कि जैसे अभी लास्ट ईयर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आया था, इन्वायरमेंट के अंदर जैसे मोदी जी ने वो दिया था ना, क्या पंचामृत, हाँ पंचामृत दिया था वो ग्लासगो समिट में, ठीक है ना, तो आप मेंशन कर सकते हो उस पंचामृत को भी कि, और वहाँ पे उन्होंने एक लाइफ करके दिया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये जो हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर जी, क्योंकि देखो ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एक तरह से, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। ये भी हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, तो उनको आप मेंशन कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। पर ऐसा मत लिखना कि जैसे राहुल गांधी ने ये बोला, वो एमपी है, देखो ऑब्वियसली वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, बट कहीं ना कहीं ऑपोजिशन लीडर्स का नहीं देना। पर प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल दे सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर हमारा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे उन्होंने भी बोला हुआ है कि हम सोलर एनर्जी को ये टारगेट हम चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि हमारे मतलब ना कि हमारे लीडर्स क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री को लीड कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मतलब वो ना देना कि ऐसे जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जिसको हम जुमला बोलते हैं, वो जुमला नहीं करना, बट जो लॉजिकल चीज़ें हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एज उनको दिए हैं, वो उनको आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है, राइट। इसकी स्केलेबिलिटी पे इशू है। देखो काफ़ी लोग ना पता क्या बोलते हैं कि इसको ना पहले यूबीआई को एक जगह पे करके देखो। जैसे मान लो कि झारखंड के इसे छोटे से गांव में किया, अगर सक्सेसफुल रहता है तो कहते हैं कि पूरे इंडिया में कर दो। पर कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है कि अगर हम एक जगह पे उसको देख के पूरे इंडिया के लिए इसको करना चाहें, तो वो काफ़ी स्केलेबिलिटी पे इश्यूज इसके रेस किए जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जोग्राफिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, राइट। ये कुछ ना ऑल्टरनेटिव्स इसके दिए जाते हैं, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुन लेना। एक चीज़ बोली जाती है क्वालिफाइड बेसिक इनकम। जैसे यहाँ पर क्या थी, यूनिवर्सल मतलब सबको। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दी जाए, दैट इज नोन एज क्वालिफाइड। तो बोला जाता है कि यूनिवर्सल ना करके क्वालिफाइड बेसिक इनकम दे सकते हैं। उसी तरह से यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज, अब इसका क्या मतलब है कि सभी को कुछ ऐसी सर्विसेज हों जो सबको मिले, कि सबको प्रॉपर हेल्थ मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले। इस तरह से इन चीज़ों को किया जा सकता है। हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज की ज़रूरत है। उसके साथ ही कुछ स्मार्ट सब्सिडीज दी जा सकती हैं जहां पर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर ना हो, ठीक है। उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स को क्रिएट करना, जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी के अंदर, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, इस तरह की चीज़ें। देखो काफ़ी ये हैवी वर्ड्स हैं, ठीक है ना, पढ़ के अच्छा लगता है मतलब एग्जामिनर को, तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको मॉरल हैजार्ड वाला पॉइंट बोला था, ये वाला पॉइंट, कि जैसे ना काम करने का इंसेंटिव ही नहीं है, तो ये मॉरल हैजार्ड बोलते हैं इस चीज़ को, तो इकोनॉमी का टर्म है। तो इस तरह की टर्म्स को आप अपने आंसर में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लास्टली इसका एक क्विक कंक्लूजन है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसके रिगार्डिंग था यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। आई होप दोनों साइड के पॉइंट डिस्कस हो गए, ऑल्टरनेटिव्स इंपॉर्टेंट थे, ये चीज़ भी आप अपने आंसर्स में लिखोगे, कहीं ना कहीं वैल्यूडेशन अच्छी मिलती है, राइट। कुछ और आपके क्वेश्चन तो पूछ लो, ठीक है। आज थोड़ा इतना ही रखते हैं क्लास को, ठीक है। कुछ और आपके क्वेश्चन होगी, कैसे और क्या चीज़ें हैं, या कुछ और किसी को बेसिक स्टार्टिंग में समझ ना आए हो वो बता दो। So जो next year जैसे
हाँ। शेयर देना होगा तो उन्हें जो प्रहार मिली और ये जो आप पीपीटी वगैरह दे रहे हो सर उसको इनकलकेट कैसे करें, मतलब एड ऑन कैसे करें? देखो एक चीज़, पहली बात ना बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर रहेंगी, डेटा बदलेगा। तो एक हम जैसे आई थिंक ना हर साल हम करते ही हैं, मतलब हर साल यूट्यूब के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है, तो आप वहाँ से डेटा ले लेना, ठीक है। तो जो डेटा इस बार 6.1 है, अगले साल 7.3 हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूज़ में आती रहती हैं, कोई और नया टॉपिक न्यूज़ में आ गया, वो चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं आप उस तब टीम के साथ डिस्कस कर लेना, कुछ करंट अफेयर्स होंगे जैसे हर मंथली, ठीक है, जा सकते हो। हाँ, मंथली आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे मंथली मैगजीन्स आती हैं, उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं, उनको ऐड ऑन कर सकते हो। बट बाकी जो पीछे की बेसिक चीज़ें हैं वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। आज थोड़ा मुझे पता था डेटा स्पेसिफिक रखा, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी लोगों को डेटा की ज़रूरत होती है, वहाँ डेटा एक जगह में मिल नहीं पाता, तो मैंने सोचा कि एक बार डेटा आपको कवर करवा दूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों ने इस बार दिया था प्रीलिम्स या प्रीलिम्स नहीं दिया था? दिया था, क्या क्लियर नहीं हुआ, फिर क्या इशू आया? इस बार जो मेरे साथ कंडीशन ये रही थी सर, मैं 55 अटैम्प्ट किए थे, तो मैं सर इस होप में था कि क्रैश अटैम्प्ट करके हो सकता है, बट फिर बाद में पता पड़ा कि बिकॉज ऑफ 10-15 मार्क्स के कारण, कुछ स्ली मिस्टेक्स के कारण पेपर लगा के लैंड दी है सर, कुछ हो गई थी, मिस्टेक्स हो गई थी। लेकिन सर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरे को लगा कि अटैम्प्ट तो सर एटलीस्ट 70-80 तो करने चाहिए ताकि थोड़ा स्कोप रहे, अदरवाइज क्योंकि पेपर में कोई इतना श्योर होता ही नहीं है, मैं 50 कर रहा हूँ तो 45 मेरे या 48 सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वाला एक इशू पेपर में। ठीक है। चलो मतलब देखो अपनी गलतियाँ क्या क्या हैं, सबके लिए अलग अलग गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो भी गलतियाँ हुई हैं इस बार, सभी ने दिया था इस बार पेपर या पहली बार देखो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। थोड़ा आप अपने, आई थिंक आपको अभी पहले बेसिक्स अच्छे से कर लो, ठीक है। इकोनॉमी के जहाँ से भी आप प्रीलिम्स वगैरह पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स थोड़ी सही लगी थी इस बार टफ थी यार, इस बार टफ थी। एप्लीकेशन बेस्ड इकोनॉमिक्स ज़्यादा, मतलब देखो 14 क्वेश्चन थे आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इकोनॉमी के, तो मानता हूँ टफ थे, पर 10 डुएबल थे। हाँ नहीं फिर हाँ हाँ, टाइम कंज्यूम, तो यार उसके लिए क्या कर सकते हो, राउंड स्ट्रेटजी कर सकते हो ना, पता होगा आपको सभी को राउंड स्ट्रेटजी, कि सबसे जो इजी क्वेश्चन लगते हैं एक राउंड में वो कर लिए। जैसे इवन सी सेट में भी आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सी सेट कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें भी देखो ये होता है कि आप एक बार क्विकली क्वेश्चन को पढ़ो, देखने से पता लग जाता है कि क्वेश्चन ईजी है टफ है, थोड़ा सा बस 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर। अगर लगता है कि ईजी है तो उसको कर लो, लगता है कि नहीं टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसको छोड़ दो अभी के लिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करो। इस तरह से ना एक बार पेपर को गो थ्रू कर लो। जब इस तरह से गो थ्रू करोगे ना, 100 में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप इजीली कर सकते हो। एक बार 30 क्वेश्चन हो गए, शायद इसमें 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, या 45 मिनट लगेंगे, जो भी है आपका स्पीड के हिसाब से। फिर दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन देखो जो कहीं ना कहीं आपको मतलब थोड़े से टफ लगे थे, पर वो डुएबल थे, समझ रहे हो। एक होता है कि छू ही नहीं सकते, पढ़ा ही नहीं है कभी, कोई आइडिया ही नहीं है। फिर दूसरे राउंड में वो करो जो जिनका थोड़ा बहुत आइडिया है, कुछ ट्राई करो, कहीं एलिमिनेशन लग जाए, कुछ और तरीका हो, कहीं बेसिक नॉलेज कहीं और से ली हो, कुछ तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इस तरह से जब राउंड बेसिस पे करोगे ना, तो ये एक चीज़ इंश्योर करता है कि आपकी कोई ईजी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो अगर कम से कम ना सी सेट में भी यही चीज़, ईजी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए कभी एग्जाम के अंदर, तो वो चीज़ इंश्योर करो, वो राउंड स्ट्रेटजी के थ्रू वो चीज़ काफ़ी हद तक इंश्योर हो जाती है, ठीक है ना। सर और एक और डाउट था, हाँ, हाँ। जैसे अभी मंथली मैगजीन तो पढ़ते ही हैं, बाकी इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें, ऐसा तो नहीं सर डेली बेसिस पे चीज़ों को अपडेट करें, तो सर उसके लिए मंथली मैगजीन सफिशिएंट है कोई भी इंस्टीट्यूशन एज इकोनॉमिक्स के, क्योंकि सर बेसिक तो सेम ही रहेगा। हाँ हाँ, बेसिक सेम है। कोई भी चीज़ें आ रही थी जैसे नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गए, तो सर इनके रिगार्डिंग हमें क्या फॉर्डर पॉइंट्स बना के रखने चाहिए, मंथली मैगजीन सफिशिएंट? मंथली मैगजीन सफिशिएंट है यार, हाँ काफ़ी हद तक सफिशिएंट है मंथली मैगजीन भी। बाकी ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस भी करूँगा, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो 15 दिनों के बाद तक देखो आप लोगों का काफ़ी हद तक ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे प्रीलिम्स में भी काम करेंगी आपको, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी डिस्कस हो जाएंगी। बाकी आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं, अब उनको मंथली मैगजीन से कवर करते रहो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी अगर एक वो कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर हर वीक डालता हूँ मैं वीकली करंट अफेयर्स, जैसे आज भी आया है मतलब लास्ट वीक का, तो हर वीक आता है वो यूट्यूब के ऊपर ही आता है, आधे घंटे का अप्रॉक्सीमेटली, उससे थोड़े करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं, तो वो चीज़ ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स पूछ लेंगे जो भी हो गया आपके फर्दर जो भी।